प्यारी कहानी कुछ ऐसी है। सूरज की हल्की किरणें जब स्वर्णिम आभा के साथ शिवपुर गांव के कच्चे पक्के मकानों पर पड़ती तो ऐसा लगता जैसे पूरा गांव धीरे धीरे जाग रहा हो। पक्षियों की चहचहाहट, मंदिर की घंटियों की आवाज और कहीं कहीं से आती गायों की घंटी की मधुर ध्वनि वातावरण को पवित्र बना रही थी। लेकिन इस शांत गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जिसकी प्रतिष्ठा पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थी। अमरनाथ शर्मा। अमरनाथ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे न केवल एक विद्वान थे बल्कि उनकी वाणी में वह मिठास थी जो किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। गांव के हर बड़े आयोजन में, हर कथा प्रवचन में उनका होना अनिवार्य माना जाता था। वे जब कथा सुनाते तो लोग ऐसा महसूस करते जैसे वे किसी दूसरे लोक में पहुंच गए हों। उनकी आवाज में ऐसा सम्मोहन था कि सुनने वालों के दिलों में श्रद्धा और भक्ति की लहरें उमड़ने लगती थीं। लेकिन अमरनाथ केवल विद्वान ही नहीं थे, वे एक दयालु और परोपकारी व्यक्ति भी थे। उनकी नीति थी, जो पास है उसे बांटो, क्योंकि यही असली धन है। यही कारण था कि उनके घर पर हमेशा अतिथियों का आना जाना लगा रहता। चाहे गरीब हो या अमीर, चाहे मित्र हो या अजनबी, हर कोई उनके यहाँ प्रेम और सम्मान पाता था। अमरनाथ के परिवार में उनकी पत्नी सुमित्रा और दो बेटे विजय और संजीव थे। सुमित्रा एक सीधी सादी महिला थी जिनकी पूरी दुनिया उनके परिवार और गृहस्थी में सिमटी हुई थी। वे हमेशा अपने पति का सम्मान करती थीं और उनकी हर बात को धर्म की तरह मानती थीं। विजय, बड़ा बेटा, बचपन से ही गंभीर स्वभाव का था। वह पिता की तरह ही तेज दिमाग वाला था, लेकिन उसमें वह करुणा और उदारता नहीं थी जो अमरनाथ के स्वभाव में थी। उसे केवल अपने हित की चिंता रहती थी। वह सोचता था कि धन कमाने का असली तरीका सिर्फ अपने लिए जोड़ना है, दूसरों में बांटना नहीं। संजीव, छोटा बेटा, थोड़ा चंचल और स्वतंत्र स्वभाव का था। उसे किताबों से ज्यादा दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था, लेकिन वह विजय से अधिक संवेदनशील था। उसे अपने माता पिता की चिंता रहती थी और वह अक्सर उनके सुख दुख का ख्याल रखता था। दोनों बेटे बड़े हो चुके थे और अब शादी के योग्य थे। अमरनाथ ने उनके लिए अच्छे घरों से बहुएं ढूंढी। माया और सरिता दोनों ही परिवार प्रतिष्ठित थे, लेकिन शायद अमरनाथ यह भूल गए थे कि केवल घरों की प्रतिष्ठा से ही व्यक्ति का स्वभाव नहीं जाना जा सकता। शादी के बाद अमरनाथ के घर में एक नई रौनक आ गई। बहुओं के आने से घर और अधिक भरा पूरा लगने लगा। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ सामान्य और शांत था। माया और सरिता ने सास ससुर की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। वे दिन भर घर के कामों में लगी रहती और जब अमरनाथ कथा सुनाने जाते तो वे बड़े आदर से उनकी तैयारी में मदद करती। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। माया और सरिता को महसूस होने लगा कि घर में उनका अधिक महत्व नहीं है। उन्हें केवल सेवा करने के लिए रखा गया है और असली अधिकार अब भी अमरनाथ और सुमित्रा के पास है। वे इस स्थिति को बदलना चाहती थीं। एक रात जब सभी सोने की तैयारी कर रहे थे तब माया और सरिता आपस में फुसफुसाने लगीं। तुमने देखा? माया ने धीमे स्वर में कहा, सास ससुर को कितना सम्मान मिलता है और हम जैसे परछाई बनकर इस घर में घूम रहे हैं। सरिता ने सिर हिलाया। बिल्कुल, जब तक ये बूढ़े घर में हैं, हमें कभी अपनी पहचान नहीं मिलेगी। हमें कुछ करना होगा, माया ने ठान लिया। धीरे धीरे उन्होंने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी। माया और सरिता ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने घर के माहौल को बदलने की कोशिश की। वे धीरे धीरे अपने पतियों के कान भरने लगीं। तुम्हें पता है विजय, माया ने एक दिन कहा, तुम्हारे पिताजी का आदर सब करते हैं, लेकिन वे तुम्हें आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दे रहे। अगर वे तुम्हें अपनी जगह बैठाएं तो सोचो कितनी इज्जत मिलेगी। इसी तरह सरिता ने भी संजीव के मन में संदेह पैदा किया। धीरे धीरे दोनों भाई अपने माता पिता से दूर होते गए। एक दिन विजय और संजीव ने निर्णय ले लिया कि अब उन्हें अपना हिस्सा चाहिए। पिताजी, विजय ने कहा, हम अब बड़े हो गए हैं, हमें भी घर के अधिकार मिलने चाहिए। अमरनाथ चौंक गए। बेटा, यह घर तुम्हारा ही है, लेकिन अधिकार से अधिक जरूरी है जिम्मेदारी। क्या तुम इसे निभा पाओगे? हमें अपने हिस्से का घर चाहिए, विजय ने दृढ़ता से कहा। अमरनाथ ने गहरी सांस ली। उन्हें यह बदलाव पहले ही दिखने लगा था, लेकिन वे इसे रोक नहीं सके। बहुत बहस के बाद घर का बंटवारा हो गया, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई।
माया और सरिता ने यह भी तय कर दिया कि अब सास ससुर को भी बांटना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी और पिताजी मेरे साथ, माया ने विजय से कहा। अमरनाथ और सुमित्रा को अब अलग अलग कर दिया गया। सुमित्रा रो पड़ी। हमने जीवन भर साथ बिताया है, अब हमें अलग किया जा रहा है। लेकिन विजय और संजीव चुप रहे। उनके मन में अब अपने माता पिता के लिए जगह नहीं बची थी। अमरनाथ अब बिल्कुल अकेले थे। उन्हें अपने ही घर में पराया महसूस होने लगा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। एक रात वे घर से निकल पड़े। अब इस जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा, उन्होंने सोचा। उनके कदम जंगल की ओर बढ़ने लगे। रात का सन्नाटा पूरे गांव में गहराता जा रहा था। अमरनाथ अपने घर से बाहर निकले। उनकी आंखों में निराशा और मन में भारी बोझ था। उनके पास न कोई लक्ष्य था, न कोई दिशा। वे बस चल रहे थे, बिना यह सोचे कि उनका अगला कदम कहाँ पड़ेगा। उनकी वर्षों की मेहनत, उनका सम्मान, उनका परिवार, सब कुछ अब बीते कल की बात हो चुकी थी। जैसे जैसे वे गांव की गलियों से आगे बढ़ते गए, वे अपने अतीत के बारे में सोचते रहे। उन्होंने अपने बच्चों को बचपन से अच्छे संस्कार दिए थे। उन्हें हर चीज दी थी जो एक पिता अपने बच्चों के लिए कर सकता था। लेकिन फिर भी आखिरकार उन्हें इस उम्र में ऐसी उपेक्षा और अपमान झेलना पड़ा। अमरनाथ के कदम अब गांव की सीमा पार कर चुके थे। वे अब एक पगडंडी पर चल रहे थे जो घने जंगल की ओर जाती थी। अगर अब जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा तो इसे समाप्त करने में क्या बुराई है, उन्होंने खुद से कहा। यह जंगल सदियों पुराना था, जिसमें जंगली जानवरों का बसेरा था। गांव के लोग इसे मृत्यु वन भी कहते थे, क्योंकि जिसने भी इस जंगल में कदम रखा वह कभी लौटकर नहीं आया। लेकिन अमरनाथ को अब किसी चीज का भय नहीं था। कुछ ही देर में अमरनाथ जंगल के घने हिस्से में पहुंच गए। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो अंधेरे में किसी विशाल राक्षस की तरह प्रतीत हो रहे थे। पत्तों की सरसराहट और रात के जीवों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थीं। अमरनाथ को अब थोड़ा डर महसूस होने लगा, लेकिन उन्होंने अपने डर को दबा दिया। अब तो मौत को ही गले लगाना है, फिर डर किस बात का, उन्होंने खुद से कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में झाड़ियां उनके पैरों में चुभ रही थीं, लेकिन उन्हें अब दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। अचानक उन्हें सामने कुछ हलचल दिखी। कुछ दूरी पर एक झाड़ी हिली और वहां से एक परछाई तेजी से निकलकर पास के पेड़ के पीछे छिप गई। अमरनाथ ठिठक गए। कोई जंगली जानवर होगा, उन्होंने सोचा, लेकिन फिर भी उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने अगला कदम बढ़ाया, एक आवाज आई, कौन है वहाँ? अमरनाथ एक पल के लिए चौंक गए। यह आवाज इंसान की थी। अमरनाथ ने अपने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। कौन है वहाँ? उन्होंने भी पूछा। तभी पेड़ों के पीछे से एक व्यक्ति निकला। उसकी कद काठी मजबूत थी और उसने अपने कंधे पर एक बड़ा तीर कमान टांग रखा था। वह जंगल में रहने वाले किसी शिकारी की तरह लग रहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो, बूढ़े आदमी? उस शिकारी ने कठोर स्वर में पूछा। अमरनाथ कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, मैं यहाँ मरने आया हूँ। शिकारी का चेहरा थोड़ा कठोर से नरम हुआ। मरने? उसने उत्सुकता से पूछा। क्यों? अमरनाथ ने एक लंबी सांस ली और अपनी पूरी कहानी सुना दी। कैसे उनके ही बेटों ने उन्हें घर से निकाल दिया, कैसे उनके जीवन का कोई मकसद नहीं बचा, और कैसे वे अब इस जंगल में आकर अपनी जिंदगी खत्म करना चाहते थे। शिकारी चुपचाप सुनता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें मरने की कोई जरूरत नहीं है। तो और क्या करूं? अमरनाथ ने निराश स्वर में पूछा। शिकारी ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम्हारा परिवार तुम्हारी कद्र नहीं कर सका तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो गई। इस दुनिया में अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो तुम्हें देखना और अनुभव करना चाहिए। अमरनाथ चुप रहे। शिकारी ने आगे कहा, अगर तुम्हें मरना ही है तो क्यों न अपनी जिंदगी का कुछ अर्थ निकाल कर मरो। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज के बारे में बता सकता हूँ जो तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। अमरनाथ ने ध्यान से उसकी बात सुनी। शिकारी ने अमरनाथ को एक पेड़ के नीचे बैठने का इशारा किया। इस जंगल में एक रहस्यमयी गुफा है, शिकारी ने रहस्यपूर्ण स्वर में कहा। अमरनाथ ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। गुफा? हाँ, शिकारी ने सिर हिलाया। यह कोई साधारण गुफा नहीं है। कहा जाता है कि इस गुफा के अंदर अपार धन संपत्ति छिपी हुई है, लेकिन अब तक कोई भी वहां से जिंदा वापस नहीं आया।
अमरनाथ की आंखों में एक नई चमक आ गई। क्या सच में? उन्होंने पूछा। हाँ, शिकारी ने कहा। लोग कहते हैं कि वहाँ पर एक भयानक तेंदुआ पहरा देता है। जिसने भी वहाँ जाने की कोशिश की वह कभी लौट कर नहीं आया। अमरनाथ अब पूरी तरह से चौकस हो चुके थे। क्या तुमने खुद वह गुफा देखी है? उन्होंने पूछा। शिकारी ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने देखी है, उसने कहा, लेकिन मैंने कभी अंदर जाने की हिम्मत नहीं की। मैं केवल उन लोगों की कहानियां जानता हूँ जो वहाँ गए और कभी लौट कर नहीं आए। अमरनाथ ने गहरी सांस ली। अगर वहाँ सच में खजाना है, उन्होंने सोचा, तो यह मेरी जिंदगी बदल सकता है। अब अमरनाथ के मन में एक नई उम्मीद जाग गई थी। क्या तुम मुझे उस गुफा तक ले जा सकते हो? उन्होंने शिकारी से पूछा। शिकारी ने उन्हें सिर से पांव तक देखा और फिर मुस्कुराया। अगर तुम्हें सच में मौत का डर नहीं है तो मैं तुम्हें वहां ले जा सकता हूँ, उसने कहा। लेकिन याद रखना, वहां से लौट पाना आसान नहीं होगा। अमरनाथ ने दृढ़ निश्चय के साथ सिर हिलाया। मुझे परवाह नहीं, उन्होंने कहा। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, उस गुफा को खोजना। शिकारी ने सिर हिलाया और बोला, ठीक है, तो कल सुबह हम यात्रा शुरू करेंगे। आज रात आराम करो क्योंकि कल का दिन कठिन होने वाला है। अमरनाथ के जीवन ने अब एक नया मोड़ ले लिया था। वे मरने के लिए जंगल आए थे, लेकिन अब वे जीवन के एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे थे। क्या सच में उस गुफा में खजाना था? क्या वे तेंदुए के चंगुल से बच पाएंगे? और क्या यह खजाना उनके जीवन को बदल देगा? अमरनाथ के जीवन में अब एक नया उद्देश्य आ चुका था। कल तक वे अपने ही परिवार से ठुकराए हुए थे, जीवन को खत्म करने का विचार कर रहे थे, लेकिन अब उनकी आंखों में फिर से एक नई चमक थी। यह चमक डर की नहीं, बल्कि एक नए संघर्ष की थी। सुबह की पहली किरण जंगल के पेड़ों के बीच से झांक रही थी। पंछियों की चहचहाहट माहौल में एक अजीब सी ताजगी भर रही थी। लेकिन अमरनाथ की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वे पूरी रात यही सोचते रहे थे कि आखिर वह गुफा कैसी होगी। क्या सच में वहाँ खजाना होगा या यह सब महज एक अफवाह थी? शिकारी रणजीत, जो अब उनका मार्गदर्शक बन चुका था, धीरे धीरे उठकर अपने तीर कमान को संभालने लगा। तो क्या तुम तैयार हो? रणजीत ने पूछा। अमरनाथ ने बिना हिचकिचाए सिर हिलाया। हाँ, अब पीछे हटने का सवाल ही नहीं उठता। रणजीत मुस्कुराया। याद रखना, यह सफर आसान नहीं होगा। रास्ते में कई चुनौतियाँ आएंगी। अगर तुम्हारा इरादा जरा भी कमजोर हुआ तो यह जंगल तुम्हें निगल सकता है। अमरनाथ ने आत्मविश्वास से कहा। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। रणजीत ने एक लंबी सांस ली और फिर एक दिशा की ओर इशारा किया। तो चलो गुफा की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। जंगल में यात्रा करना आसान नहीं था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे से इस तरह उलझी हुई थीं कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से नीचे पहुंच पा रही थी। रास्ते में कई छोटे मोटे जीव जंतु मिल रहे थे। कोई झाड़ी में छिपा था तो कोई अचानक कूदकर रास्ता काट जाता था। लेकिन इन सब के बीच अमरनाथ के मन में केवल एक ही सवाल चल रहा था, क्या यह सच में मेरी किस्मत बदल सकता है? करीब 1 घंटे तक लगातार चलने के बाद रणजीत रुका। हम अब जंगल के उस हिस्से में आ चुके हैं जहाँ से बहुत कम लोग वापस लौटे हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। अमरनाथ ने चारों ओर देखा। यहाँ का वातावरण पहले से ज्यादा डरावना था। हवा में एक अजीब सी नमी थी और अचानक वातावरण ठंडा हो गया था। रणजीत आगे बढ़ा और एक बड़े पेड़ की जड़ के पास जाकर खड़ा हो गया। देखो यह निशान, उसने जमीन की ओर इशारा किया। अमरनाथ झुके और गौर से देखा। वहाँ बड़े बड़े पंजों के निशान थे। यह क्या है? उन्होंने पूछा। रणजीत ने गंभीरता से कहा, यह तेंदुए के निशान हैं। यह वही जानवर है जो गुफा की रखवाली करता है। अमरनाथ के रोंगटे खड़े हो गए। यह पहली बार था जब उन्हें खतरे का सीधा एहसास हुआ। रणजीत ने उनकी ओर देखा। अगर अब भी पीछे हटना चाहो तो समय है। लेकिन अमरनाथ ने ठान लिया था, वे अब रुकने वालों में से नहीं थे। जंगल में आगे बढ़ते हुए उन्हें अचानक जमीन थोड़ी गीली महसूस हुई। रणजीत ने तुरंत अमरनाथ को पीछे खींचा। रुक जाओ, रणजीत चिल्लाया। अमरनाथ चौंक गए। क्या हुआ? रणजीत ने जमीन की ओर इशारा किया। यह एक दलदल है, अगर इसमें गिर गए तो बचना मुश्किल होगा। अमरनाथ ने ध्यान से देखा। यह साधारण जमीन की तरह दिख रहा था, लेकिन असल में यह एक छिपा हुआ दलदल था।
अगर उन्होंने एक और कदम बढ़ा दिया होता तो वे सीधे उसमें धंस जाते। रणजीत ने पेड़ की एक मजबूत बेल तोड़ी और उसे जमीन पर फेंका। देखते ही देखते वह बेल धीरे धीरे नीचे धंसने लगी। अब समझे? रणजीत ने कहा। अमरनाथ ने सिर हिलाया। अब सवाल यह था कि इसे पार कैसे किया जाए। रणजीत ने चारों ओर देखा और फिर पास के एक ऊंचे पेड़ की ओर इशारा किया। हम इस पेड़ की शाखाओं का इस्तेमाल करके इसे पार करेंगे, उसने कहा। अमरनाथ के लिए यह आसान नहीं था, लेकिन रणजीत के मार्गदर्शन में उन्होंने यह मुश्किल पार कर ली। करीब 3 घंटे के कठिन सफर के बाद आखिरकार वे गुफा के पास पहुंच गए। गुफा का प्रवेश द्वार किसी विशालकाय दैत्य के खुले मुंह की तरह दिख रहा था। चारों ओर घना अंधकार था और अंदर से एक अजीब सी ठंडी हवा आ रही थी। रणजीत ने धीरे से फुसफुसाया, अब हमें बहुत सावधान रहना होगा। उन्होंने पहले गुफा के प्रवेश द्वार के पास कुछ निशान खोजे। वहाँ कुछ पुराने कंकाल पड़े थे। यह क्या है? अमरनाथ ने चौंकते हुए पूछा। रणजीत ने गंभीरता से कहा, यह उन लोगों के अवशेष हैं जिन्होंने खजाने की खोज में अपनी जान गंवा दी। अब अमरनाथ को एहसास हुआ कि यह सफर जितना रोमांचक था उतना ही खतरनाक भी। दोनों ने अपनी मशाल जलाई और धीरे धीरे अंदर बढ़े। गुफा का वातावरण ठंडा और नम था। अंदर का अंधकार इतना गहरा था कि मशाल की रोशनी भी बहुत दूर तक नहीं जा रही थी। कुछ ही कदम चलते ही उन्हें गुफा की दीवारों पर कुछ अजीब सी नक्काशी दिखाई दी। यह क्या है? अमरनाथ ने पूछा। रणजीत ने गौर से देखा। यह शायद प्राचीन समय के किसी राजा की कहानी है। यह खजाने की ओर इशारा कर रही है। अचानक एक डरावनी गूंज पूरे गुफा में फैल गई। गुर्रर्रर्र। रणजीत और अमरनाथ दोनों एक साथ मुड़े। गुफा के अंधेरे में 2 चमकती आंखें उन्हें घूर रही थीं। गुफा के भीतर फैले अंधकार में वे चमकती हुई आंखें किसी मृत्यु दूत की तरह दिख रही थीं। अमरनाथ का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रणजीत ने तुरंत अपना तीर कमान संभाल लिया और आक्रमण की मुद्रा में खड़ा हो गया। धीरे धीरे पीछे हटो, रणजीत ने फुसफुसाते हुए कहा। अमरनाथ ने घबराहट में सिर हिलाया और एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी गुर्रर्रर्र, एक जोरदार गूंज पूरी गुफा में फैल गई। सामने अंधेरे से एक विशालकाय तेंदुआ बाहर निकला। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं और उसके लंबे नुकीले दांत किसी तेज खंजर की तरह चमक रहे थे। रणजीत तुरंत अपने तीर पर निशाना साधने लगा, लेकिन तेंदुआ बिजली की गति से आगे बढ़ा और दोनों के बीच की दूरी पलक झपकते ही मिटा दी। अमरनाथ के कदम जड़ हो गए। रणजीत ने तेजी से एक तीर छोड़ा, लेकिन तेंदुए ने एक जोरदार छलांग लगाई और वह तीर गुफा की दीवार से जा टकराया। भागो, रणजीत ने चिल्लाते हुए कहा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। गुफा के संकरे मार्ग में वे दोनों फंस चुके थे। तेंदुआ अब पूरी तरह आक्रामक हो चुका था। उसने गुर्राते हुए पंजा उठाया और अमरनाथ पर झपटा। अमरनाथ ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उनका पैर एक पत्थर से टकराया और वे पीछे की ओर गिर पड़े। तेंदुए ने यह मौका नहीं छोड़ा और तेजी से उनकी ओर लपका, लेकिन तभी रणजीत ने अपनी पूरी ताकत से दूसरा तीर छोड़ा। श्वाश! तीर सीधा तेंदुए के पिछले पैर में जा लगा। तेंदुआ दर्द से जोर से दहाड़ा और कुछ सेकंड के लिए ठिठक गया। रणजीत ने इस मौके का फायदा उठाकर अमरनाथ को उठाया और दोनों तेजी से गुफा के अंदर की ओर भागे, लेकिन तेंदुआ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। वह दर्द को सहते हुए जमीन पर पंजा मारा और फिर पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ पड़ा। गुफा का रास्ता अब संकरा और खतरनाक होता जा रहा था। जगह जगह चट्टानें और गहरे गड्ढे थे। एक गलत कदम उन्हें मौत की ओर धकेल सकता था। भागते भागते वे दोनों एक ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां गुफा 2 भागों में बटी हुई थी। एक रास्ता बाईं ओर जाता था और दूसरा दाईं ओर। अब क्या करें? अमरनाथ ने हाँफते हुए पूछा। रणजीत ने तेजी से सोचा और कहा, हम दाईं ओर से जाएंगे। तेंदुआ हमारे पीछे आ रहा है, हमें उसे चकमा देना होगा। उन्होंने तुरंत दाईं ओर दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचे, अचानक जमीन उनके पैरों के नीचे से सरक गई। धड़ाम! अमरनाथ और रणजीत दोनों सीधे एक गहरे गड्ढे में गिर गए। वे दोनों जमीन पर गिरते ही तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने देखा कि यह एक संकरी सुरंग थी जो गुफा के अंदर और गहराई तक जाती थी। अब हम क्या करें? अमरनाथ ने पूछा। रणजीत ने चारों ओर देखा और राहत की सांस ली। शायद यह हमारा बचाव का रास्ता हो सकता है, उसने कहा।
अगर तेंदुआ हमें देख नहीं पाया तो हम यहाँ से सुरक्षित निकल सकते हैं। अमरनाथ को भी यह विचार अच्छा लगा। वे दोनों जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगे, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए गुफा का माहौल और डरावना होता गया। दीवारों पर अजीब अजीब आकृतियां बनी हुई थीं और गुफा के अंदर की हवा और ठंडी होती जा रही थी। यह जगह मुझे अजीब लग रही है, अमरनाथ ने कहा। रणजीत ने भी सहमति में सिर हिलाया। तभी उन्होंने सामने कुछ अजीब देखा। गुफा के अंदर अचानक एक जगह रोशनी चमकती हुई दिखाई दी। वो देखो, अमरनाथ ने उत्साह से कहा। दोनों तेजी से उस रोशनी की ओर बढ़े। जैसे ही वे वहां पहुंचे उनके होश उड़ गए। वहां जमीन पर सोने की गिन्नियां, चांदी के सिक्के और हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। हमने खजाना खोज लिया, रणजीत ने आश्चर्य से कहा। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक गुफा की दीवारें हिलने लगीं। एक जोरदार कंपन पूरे वातावरण में फैल गया और फिर उन्हें गुफा के एक कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। वहाँ एक विशाल पत्थर हटा और उसके पीछे से एक रहस्यमयी दरवाजा खुल गया। दोनों अवाक रह गए। यह दरवाजा कहाँ जाता है? अमरनाथ ने पूछा। रणजीत ने कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन अगर हमें असली खजाना खोजना है तो हमें इसे पार करना होगा। वे दोनों धीरे धीरे उस दरवाजे की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, उन्होंने जो देखा वह उनके जीवन की सबसे चौंकाने वाली चीज थी। गुफा के अंदर एक पुराना सिंहासन रखा था और उस सिंहासन पर एक विशालकाय कंकाल बैठा हुआ था। उस कंकाल के हाथ में एक सोने की तलवार थी और उसके चारों ओर खजाने के ढेर लगे हुए थे। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। अब वे गुफा के अंदर कैद हो चुके थे। दरवाजे के अचानक बंद होने से गुफा में अंधेरा और सन्नाटा छा गया। रणजीत और अमरनाथ दोनों स्तब्ध खड़े थे। गुफा के भीतर गूंजते उनके तेज सांसों की आवाज के अलावा कोई हलचल नहीं थी। सामने सिंहासन पर बैठा कंकाल किसी पुराने राजा या योद्धा का प्रतीत हो रहा था। उसकी पोशाक अब धूल में लिपटी हुई थी, लेकिन उसके हाथ में जो तलवार थी वह अब भी सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी। यह कौन हो सकता है? अमरनाथ ने धीमे स्वर में पूछा। रणजीत ने थोड़ा करीब जाकर उस पर नजर डाली। शायद कोई प्राचीन योद्धा, उसने अनुमान लगाया। इस खजाने की रक्षा करने वाला कोई गुप्त पहरेदार। अचानक गुफा में हवा तेज हो गई। उनके चारों ओर ठंडक बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों से कोई सरसराहट की आवाज आ रही हो। क्या तुमने यह सुना? अमरनाथ ने सहमते हुए पूछा। रणजीत ने सिर हिलाया। हम इस जगह ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, उसने कहा। हमें यहाँ से निकलने का रास्ता खोजना होगा। लेकिन दरवाजा तो पहले ही बंद हो चुका था। रणजीत और अमरनाथ ने चारों ओर देखा। गुफा बहुत बड़ी थी और उसमें कई सुरंगें थीं। रणजीत ने मशाल उठाई और दीवारों पर बनी आकृतियों को ध्यान से देखने लगा। यह देखो, उसने कहा। अमरनाथ पास आए और गौर से देखा। वहाँ कुछ चित्र उकेरे गए थे। पहले चित्र में एक राजा अपने सैनिकों के साथ खड़ा था और उसके पीछे खजाने के ढेर लगे थे। दूसरे चित्र में वही राजा अपनी सेना के साथ युद्ध करता दिख रहा था। तीसरे चित्र में राजा मर चुका था और उसके सैनिक उसे इस गुफा में दफना रहे थे। और आखिरी चित्र में एक तेंदुए की आकृति बनी थी, जैसे वह इस खजाने का पहरेदार हो। इसका मतलब है कि यह खजाना किसी पुराने राजा का है। रणजीत ने अंदाजा लगाया। अमरनाथ ने सहमति में सिर हिलाया। और शायद इस तेंदुए को इस खजाने की रक्षा करने के लिए प्रशिक्षित किया गया होगा। रणजीत ने फिर से गुफा की संरचना को देखा और कहा, इस जगह को ऐसे ही नहीं बनाया गया होगा। अगर यहाँ खजाना छिपा है तो यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई गुप्त रास्ता जरूर होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, गुफा में हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे गुफा की दीवारें हिल रही हों। फिर अचानक गड़गड़ाहट, एक बड़ा पत्थर ऊपर से गिरा और उनके पीछे की गुफा को पूरी तरह बंद कर दिया। अब उनके पास कोई वापसी का रास्ता नहीं था। अब क्या? अमरनाथ ने घबराते हुए कहा। रणजीत ने चारों ओर देखा और कहा, अब केवल एक ही रास्ता है। हमें इस गुफा के अंदर और गहराई में जाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक और सुरंग की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें सामने कुछ हलचल दिखी। अचानक गुफा की छाया से 3 बड़ी आकृतियां उभरीं। यह 3 कंकाल योद्धा थे जो लोहे के हथियार लिए हुए थे। उनकी आंखों में कोई जीवन नहीं था, लेकिन उनके हाथों में तलवारें चमक रही थीं। अमरनाथ और रणजीत ने एक दूसरे की ओर देखा।
अब लड़ाई करनी होगी, रणजीत ने कहा। रणजीत ने तीर कमान संभाल लिया, लेकिन जैसे ही उसने पहला तीर छोड़ा वह कंकाल के सीने के पार निकल गया और दीवार से टकराया। इन पर तीरों का असर नहीं हो रहा, रणजीत ने चौंकते हुए कहा। अमरनाथ ने चारों ओर देखा। उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उन्हें सामने वही सोने की तलवार दिखी जो सिंहासन पर बैठे कंकाल के हाथ में थी। हमें वह तलवार लेनी होगी, लेकिन जैसे ही वे उसकी ओर बढ़े, तीनों कंकाल योद्धा तेजी से आगे बढ़े और हमला कर दिया। रणजीत ने एक छलांग लगाई और अपने तीर कमान को एक डंडे की तरह इस्तेमाल करने लगा। अमरनाथ ने हिम्मत जुटाई और सिंहासन की ओर दौड़ पड़े। एक कंकाल ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन रणजीत ने उसकी टांगों पर प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। अमरनाथ तेजी से आगे बढ़े और सोने की तलवार को उठाया। धड़ाम! जैसे ही उन्होंने तलवार उठाई, पूरी गुफा हिलने लगी। अचानक तीनों कंकाल वहीं खड़े खड़े रुक गए और उनकी आंखों की चमक बुझने लगी। फिर कुछ ही क्षणों में वे धूल में बदल गए। गुफा में अब शांति थी। अमरनाथ और रणजीत ने राहत की सांस ली। यह तलवार ही इनका राज थी, रणजीत ने कहा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। अब सवाल यह था कि खजाने को लेकर क्या करना चाहिए। गुफा के चारों ओर सोने चांदी के सिक्कों के ढेर लगे थे। रणजीत ने कहा, हमें सिर्फ उतना सोना लेना चाहिए जितना हम उठा सकते हैं। अमरनाथ ने सहमति में सिर हिलाई। उन्होंने कुछ सोने के सिक्के और कुछ आभूषण अपनी पोटली में भर लिए। लेकिन तभी गुर्रर्रर, गुफा के अंधेरे में से वही तेंदुए की आंखें फिर से चमक उठीं। अब वह फिर से उनके सामने था और इस बार वह पहले से भी ज्यादा गुस्से में था। गुफा के अंधेरे में से दो चमकती आंखें फिर से प्रकट हुईं। उनके साथ आई थी एक गहरी भयावह गुर्राहट जो पूरे वातावरण में गूंज रही थी। रणजीत और अमरनाथ दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। ये तो अभी भी जिंदा है, अमरनाथ ने घबराते हुए कहा। रणजीत ने अपनी मशाल ऊंची की, जिससे हल्की रोशनी में तेंदुए की पूरी आकृति दिखने लगी। यह वही तेंदुआ था जिसे पहले तीर लगा था, लेकिन इस बार वह और भी अधिक गुस्से में था। उसकी तेज सांसें इस बात का संकेत दे रही थीं कि वह अब कोई गलती नहीं करने वाला। अब क्या करें? अमरनाथ ने चिंतित स्वर में पूछा। रणजीत ने अपनी कमर से एक और तीर निकाला, लेकिन उसे पता था कि पिछली बार भी तीर बेअसर ही रहा था। हमें यहाँ से निकलना होगा और वह भी जल्दी, रणजीत ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे भागने का रास्ता ढूंढते, तेंदुआ एक जोरदार छलांग लगाकर उनके बिल्कुल करीब आ गया। सावधान! रणजीत चिल्लाया और तेजी से एक ओर कूद गया। अमरनाथ ने भी खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुए ने अपने पंजे से उनके पास पड़े खजाने के थैले को उछाल दिया, जिससे सोने के सिक्के चारों ओर बिखर गए। यह हमें खजाने के साथ यहाँ से निकलने नहीं देगा, रणजीत ने कहा। तेंदुए ने फिर से हमला किया। इस बार उसकी तेज धारदार नजरें रणजीत पर थीं। वह सीधा उसकी ओर लपका। रणजीत ने अपने तीर को चलाने की कोशिश की, लेकिन तेंदुआ बहुत तेज था। रणजीत को बचने के लिए कुछ करना था और तुरंत उसने झटपट अपनी मशाल को जमीन पर फेंक दिया और एक बड़ा पत्थर उठाकर सीधे तेंदुए की ओर दे मारा। धड़ाम! पत्थर तेंदुए की दाईं आंख के पास जा टकराया, जिससे वह कुछ क्षण के लिए लड़खड़ा गया। यही मौका है, रणजीत चिल्लाया। भागो! अमरनाथ और रणजीत दोनों तेजी से गुफा के गहरे हिस्से की ओर दौड़ पड़े, जहां से उन्हें बाहर निकलने का कोई और रास्ता मिल सकता था। लेकिन तेंदुआ इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने जोरदार दहाड़ लगाई और फिर से उनका पीछा करने लगा। गुफा के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अगर हम किसी गुप्त रास्ते तक नहीं पहुँचे, तो यह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, रणजीत ने हाँफते हुए कहा। भागते भागते उन्हें एक अजीब संरचना दिखी, एक पत्थरों से बना दरवाजा जिसके ऊपर अजीब अजीब निशान बने हुए थे। यह शायद कोई गुप्त द्वार है, अमरनाथ ने कहा। रणजीत ने जल्दी से दीवार पर बनी नक्काशियों को देखा और वहाँ कुछ ऐसे चित्र उकेरे हुए थे जो इशारा कर रहे थे कि यह कोई छुपा हुआ मार्ग हो सकता है। हमें इसे खोलना होगा, रणजीत ने कहा, लेकिन यह आसान नहीं था। दरवाजे को खोलने के लिए एक विशेष पत्थर को दबाना था जो दीवार में छिपा हुआ था। जल्दी करो, तेंदुआ आ रहा है, अमरनाथ ने घबराते हुए कहा। रणजीत ने अपनी मशाल की रोशनी में हर पत्थर को ध्यान से देखना शुरू किया। तभी उसने एक अलग रंग का पत्थर देखा। यही हो सकता है,
उसने झटपट वह पत्थर दबाया और अचानक पूरी गुफा हिलने लगी। धड़ 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 दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। जल्दी अंदर आओ, रणजीत चिल्लाया। अमरनाथ तेजी से अंदर घुस गए और रणजीत ने जैसे ही कदम रखा तेंदुआ भी कूद पड़ा, लेकिन तभी दरवाजा अपने आप बंद होने लगा। गुर्रर्रर तेंदुआ पूरी ताकत से दरवाजे की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वह अंदर आ पाता पत्थरों का दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। हम बच गए। अमरनाथ ने राहत की सांस ली। अब वे एक नई गुफा में थे। ये पहले की तुलना में कहीं अधिक अलग थी। यहाँ की दीवारें चमक रही थीं और हवा हल्की सी गर्म थी। रणजीत ने चारों ओर देखा और कहा, शायद ये गुफा खजाने के असली ठिकाने से जुड़ी हुई है। वे आगे बढ़े और उन्हें सामने एक और बड़ा कक्ष दिखा। यहाँ चारों ओर दीवारों पर कुछ शिलालेख खुदे हुए थे। यह क्या हो सकता है? अमरनाथ ने पूछा। रणजीत ने एक शिलालेख पर हाथ रखा और उसे पढ़ने की कोशिश की। शायद यह खजाने की असली कहानी बता रहा है, उसने कहा। लेकिन इससे पहले कि वे इसे समझ पाते, गुफा में हलचल होने लगी। गुफा के कोने में एक अजीब छाया बनने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आत्मा वहाँ खड़ी हो। यह क्या है? अमरनाथ ने भयभीत होकर कहा। रणजीत ने मशाल ऊपर उठाई और देखा कि एक अजीब आकृति धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। फिर एक गहरी आवाज आई, जो इस खजाने को लेने आया है उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। यह सुनकर दोनों एकदम ठिठक गए। हम यह खजाना क्यों नहीं ले सकते? रणजीत ने पूछा। आवाज गूंजी, यह खजाना लालचियों के लिए नहीं है, केवल वही इसे ले सकता है जो इसका सही उपयोग करेगा। अमरनाथ और रणजीत दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि वे यहाँ सिर्फ अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए आए थे, न कि किसी लालच में। रणजीत ने कहा, हम इसे अच्छे कार्यों में लगाएंगे। अचानक गुफा की दीवारों में रोशनी फैलने लगी। सामने एक पत्थर की वेदी पर कुछ सोने की ईंटें रखी थीं। आवाज फिर आई, तुम्हें यहाँ से जाने दिया जाएगा, लेकिन अपने लालच को नियंत्रित करना सीखो। अचानक वेदी से रोशनी निकली और एक दरवाजा खुल गया। चलो, हमें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, रणजीत ने उत्साहित होकर कहा। वे दोनों तुरंत दरवाजे की ओर बढ़े और गुफा से बाहर निकलने लगे। गुफा के बाहर ताजी हवा महसूस होते ही अमरनाथ ने एक लंबी सांस ली। हम जिंदा बच गए, रणजीत ने सिर हिलाया। अब उनके पास खजाना भी था और एक सीख भी। वे अब तय कर चुके थे कि इस धन का सही उपयोग करेंगे, लेकिन उनकी असली परीक्षा अब भी बाकी थी। अपने गांव लौटकर उस समाज को फिर से अपना बनाना जिसने उन्हें ठुकरा दिया था। गुफा से बाहर निकलने के बाद अमरनाथ और रणजीत ने राहत की सांस ली। सूरज की पहली किरणें अब जंगल की ऊंची ऊंची शाखाओं से छनकर जमीन पर गिर रही थीं। ताजी हवा उनके चेहरे से टकराई और उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वे वास्तव में जिंदा बच गए हैं। अमरनाथ ने अपने चारों ओर देखा। पिछली रात की भयावह घटनाएं अब भी उनके मन में चल रही थीं। तेंदुए का हमला, गुफा में बंद दरवाजे, रहस्यमयी छाया और अंत में वह चेतावनी जो उन्हें दी गई थी, खजाने का सही उपयोग करना होगा वरना यह तुम्हें ही नष्ट कर देगा। रणजीत ने अपनी कमर से बंधी पोटली को कसकर पकड़ा, जिसमें सोने की ईंटें और कुछ कीमती आभूषण थे। अब आगे क्या? अमरनाथ ने रणजीत से पूछा। रणजीत ने गहरी सांस ली और कहा, अब हमें गांव वापस लौटना होगा, लेकिन असली परीक्षा वहां होगी। अमरनाथ ने सिर हिलाया। उनके मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे। क्या गांव वाले उन्हें स्वीकार करेंगे? क्या उनके बेटे विजय और संजीव अब भी वैसे ही स्वार्थी और लालची होंगे? और सबसे बड़ी बात, क्या अब भी उनके लिए गांव में कोई जगह बची थी? गुफा से निकलने के बाद अब उन्हें जंगल पार करना था। हालांकि गुफा से बाहर आना सबसे बड़ा संकट था, लेकिन जंगल की चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। वे दोनों धीरे धीरे जंगल के रास्ते पर बढ़ने लगे। सूरज अब ऊपर आ चुका था, लेकिन जंगल का घना हिस्सा अब भी अंधकारमय था। अचानक रणजीत ने अमरनाथ का हाथ पकड़ लिया। रुको! अमरनाथ ने तुरंत कदम पीछे खींचा। रणजीत ने इशारा किया और अमरनाथ ने देखा कि उनके ठीक सामने जमीन पर एक बड़ा जाल बिछा हुआ था। यह शिकारियों का जाल था, जिसे किसी जंगली जानवर को पकड़ने के लिए लगाया गया था। अगर हमने एक और कदम बढ़ाया होता तो हम खुद इसमें फंस चुके होते, रणजीत ने गंभीर स्वर में कहा। किसने लगाया होगा यह जाल? अमरनाथ ने पूछा। रणजीत ने जमीन पर झुककर कुछ निशान देखे। यह बहेलियों का काम है, उसने कहा, लेकिन हमें सावधान रहना होगा।
जंगल में कई और खतरे हो सकते हैं। उन्होंने जाल को पार किया और आगे बढ़ गए। लगभग 5 घंटे की कठिन यात्रा के बाद उन्हें दूर से गांव की पहली झलक दिखाई दी। अमरनाथ के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही गांव था जहां कभी उनका सम्मान होता था, जहां लोग उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे, जहां उनके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ उमड़ती थी। लेकिन अब ये वही गांव था जहां से उन्हें अपमानित करके निकाल दिया गया था। क्या मैं सच में यहाँ वापस जाना चाहता हूँ? उन्होंने मन में सोचा। रणजीत ने उनकी आंखों में चिंता देखी और कहा, डरने की जरूरत नहीं है। अब हम वो कमजोर लोग नहीं हैं जिन्हें किसी ने घर से निकाल दिया था। अब हमारे पास ताकत भी है और संसाधन भी। अमरनाथ ने गहरी सांस ली और कदम बढ़ा दिए। जैसे ही वे गांव के मुख्य रास्ते पर पहुंचे, कुछ ग्रामीणों ने उन्हें देखा। अरे, यह तो अमरनाथ हैं। कुछ ही पलों में कई लोग इकट्ठा हो गए। कुछ लोग चकित थे, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे और कुछ के चेहरे पर ईर्ष्या की हल्की झलक थी। इन्हें तो घर से निकाल दिया गया था, ये वापस कैसे आए? इन्हें तो भूखा मर जाना चाहिए था। ये इतनी अच्छी पोशाक और सामान के साथ कैसे लौटे? क्या इन्होंने कोई खजाना खोज लिया? गांव में कानाफूसी तेज हो गई। इस पूरे घटनाक्रम की खबर जल्दी ही अमरनाथ के दोनों बेटों विजय और संजीव तक पहुंच गई। विजय सबसे पहले बाहर निकला। जैसे ही उसने अपने पिता को देखा, उसके चेहरे पर आश्चर्य और चिंता के मिश्रित भाव आ गए। पिताजी, संजीव भी बाहर आ गया। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर अमरनाथ की ओर देखा। अमरनाथ चुपचाप खड़े थे। विजय ने आगे बढ़कर पूछा, आप जिंदा हैं? संजीव ने भी सवाल किया, आप वापस क्यों आए? अमरनाथ ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैं मरने के लिए जंगल गया था, लेकिन भगवान ने मुझे बचा लिया और अब मैं यहाँ हूँ। विजय और संजीव एक पल के लिए चुप रहे। फिर विजय ने कटाक्ष भरे स्वर में कहा, क्या आपको हमारे दरवाजे पर खड़े होने में शर्म नहीं आई? अमरनाथ ने उसकी आंखों में देखा। शर्म उसे आनी चाहिए जो अपने माता पिता को घर से निकालता है। संजीव ने तुरंत कहा, अब आप क्या चाहते हैं? क्या आप हमसे माफी की उम्मीद कर रहे हैं? अमरनाथ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं बेटा, मैं माफी मांगने नहीं, बल्कि अपनी जमीन वापस लेने आया हूँ। यह सुनते ही विजय और संजीव के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी रणजीत ने आगे बढ़कर कहा, आप लोगों ने जब इन्हें घर से निकाला तब इनके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब इनके पास बहुत कुछ है। रणजीत ने अपने कंधे से बंधी सोने की पोटली निकाली और उसे जमीन पर रख दिया। यह क्या है? विजय ने चौंक कर पूछा। अमरनाथ ने कहा, यह वही खजाना है जो नियति ने मुझे दिया है और अब मैं इसका इस्तेमाल अपने सम्मान को वापस पाने के लिए करूंगा। विजय और संजीव अब पूरी तरह स्तब्ध हो चुके थे। अब मैं इस गांव में अपनी जमीन खरीदूंगा, अपना नया घर बनाऊंगा और मैं यह साबित कर दूंगा कि जिसे तुमने बेघर कर दिया था वह फिर से राजा बन सकता है। अमरनाथ की इस घोषणा से पूरा गांव हिल गया। अब सवाल यह था, क्या विजय और संजीव अपने पिता की इस नई ताकत को स्वीकार करेंगे? क्या वे उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे? या यह पूरी कहानी अब एक नई लड़ाई की ओर बढ़ रही थी? अमरनाथ की गांव वापसी और उनके खजाने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल चुकी थी। कुछ ही घंटों में गांव के हर घर, हर चबूतरे और हर चौपाल पर केवल अमरनाथ लौट आए। यही चर्चा हो रही थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे कुछ महीने पहले घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था, वह अब गांव में इतनी शान और नई शक्ति के साथ वापस आया था। लेकिन जो सबसे ज्यादा परेशान थे, वे थे उनके अपने ही बेटे विजय और संजीव। यह कैसे हो सकता है? विजय ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारते हुए कहा, पिताजी को तो जंगल में मर जाना चाहिए था, लेकिन वे इतने धन और ताकत के साथ लौट आए। संजीव भी चिंता में डूबा था। दोनों भाइयों को एक बात समझ आ गई थी, अगर अमरनाथ ने सच में अपनी जमीन और इज्जत वापस पाने की ठान ली तो वे इसे रोक नहीं पाएंगे। अब सवाल यह था, वे इसे रोकने के लिए क्या करेंगे? अमरनाथ जानते थे कि अगर उन्हें फिर से सम्मान और ताकत पानी है तो सिर्फ धन से ये संभव नहीं होगा। उन्हें अपने लिए एक मजबूत स्थिति बनानी होगी जिससे गांव के लोग फिर से उनका सम्मान करने लगे। अगले ही दिन उन्होंने गांव के सबसे पुराने व्यापारी सेठ घनश्याम दास से मिलने का फैसला किया। सेठ घनश्याम दास गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था।
उसके पास कई खेत, दुकानें और यहाँ तक कि गांव के आसपास की जमीनों पर भी उसका कब्जा था। अमरनाथ अपने धन के साथ सेठ के घर पहुँचे। सेठ जी, मैं आपसे कुछ जमीन खरीदना चाहता हूँ। अमरनाथ ने सीधे मुद्दे पर बात शुरू की। सेठ घनश्याम दास ने उनकी ओर ध्यान से देखा और मुस्कुराया। अरे अमरनाथ जी, गांव में आपकी वापसी की खूब चर्चा हो रही है। सुना है आप कोई खजाना खोज कर लाए हैं। अमरनाथ ने हल्की मुस्कान दी। खजाना हो या मेहनत का फल, यह बात महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण यह है कि अब मैं इस गांव में फिर से अपनी जगह बनाना चाहता हूँ। सेठ ने ठहाका लगाया। वाह, आपकी बातों में वही पुराना आत्मविश्वास झलक रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, विजय और संजीव ने पहले ही कई जमीनें खरीद ली हैं। मुझे पता है, अमरनाथ ने दृढ़ता से कहा। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं मांगने आया। मैं अपनी नई जमीन खुद बनाऊंगा। सेठ ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें जमीन बेच सकता हूँ, लेकिन यह सस्ता नहीं होगा। अमरनाथ ने बिना झिझक अपनी पोटली से सोने की 2 ईंटें निकाली और मेज पर रख दी। सेठ की आंखें चमक उठीं। यह तो बहुत बड़ी रकम है। तो सौदा पक्का? अमरनाथ ने पूछा। सेठ ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, अब यह जमीन आपकी है। अब गांव में नई हलचल मचने वाली थी। अमरनाथ अब फिर से जमींदार बनने जा रहे थे। जब विजय और संजीव को इस खबर का पता चला कि उनके पिता ने जमीन खरीद ली है, तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। यह तो हमें मिटाने की तैयारी कर रहे हैं, विजय ने गुस्से से कहा। हमें कुछ करना होगा, संजीव ने सिर हिलाया। अब दोनों भाइयों ने अपनी चालें चलनी शुरू कर दी। विजय और संजीव जानते थे कि अगर गांव वाले अमरनाथ का समर्थन करने लगे तो उनकी हार तय थी। इसलिए उन्होंने सबसे पहले गांव के लोगों को अपने पक्ष में करने की योजना बनाई। उन्होंने गांव के गरीब किसानों और मजदूरों को बुलाया और उनसे कहा, अगर तुम हमारे पक्ष में रहोगे तो हम तुम्हें मुफ्त अनाज और कुछ जमीन देंगे, लेकिन अगर तुम हमारे पिता के पक्ष में गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। गरीब लोग पहले ही कई सालों से विजय और संजीव के प्रभाव में थे। उन्होंने तुरंत सिर हिला दिया। विजय और संजीव सीधे सेठ घनश्याम दास के घर गए और बोले, सेठ जी, आपने हमारे पिता को जमीन क्यों बेची? सेठ ने कंधे उचकाए। उन्होंने बढ़िया कीमत दी, इसलिए मैंने बेच दी। व्यापार में भावना नहीं, मुनाफा देखा जाता है। लेकिन क्या होगा जब वे आपसे और जमीन खरीदकर खुद सबसे बड़े जमींदार बन जाएं? विजय ने धीरे से कहा। सेठ कुछ देर तक सोचता रहा। अब विजय ने आखिरी वार किया, अगर आप चाहें तो हम आपके लिए एक और अच्छा सौदा ला सकते हैं, जिससे आपको और भी ज्यादा मुनाफा होगा, लेकिन आपको हमारे पिता का समर्थन छोड़ना होगा। सेठ घनश्याम दास लालच में आ गया। अब विजय और संजीव की योजना पूरी तरह तैयार थी। अमरनाथ अब अपनी नई जमीन पर काम शुरू करने वाले थे। उन्होंने गांव के कुछ ईमानदार और मेहनती लोगों को बुलाया और कहा, मैं यहाँ एक नया खेत और एक बड़ा व्यापार केंद्र बनाना चाहता हूँ। जो भी मेहनत करेगा उसे अच्छा इनाम मिलेगा। गांव के कई लोग उनकी बात से प्रभावित हुए और उनके समर्थन में आने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विजय और संजीव ने पहले ही एक नई साजिश तैयार कर ली थी। अब विजय और संजीव ने गांव में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। अमरनाथ के पास जो सोना है वह चोरी का है। उन्होंने किसी खतरनाक जगह से खजाना चुराया है और अगर वह यहाँ रहेंगे तो पूरे गांव पर कोई श्राप आ सकता है। धीरे धीरे कुछ गांव वाले इस अफवाह पर यकीन करने लगे और फिर वही हुआ जिसका विजय और संजीव को इंतजार था। गांव के कुछ लोग अमरनाथ के पास आकर बोले, हमें डर है कि आपके खजाने से गांव को कोई नुकसान न हो। अब अमरनाथ के सामने एक नई चुनौती आ चुकी थी। अब सवाल यह था, क्या अमरनाथ विजय और संजीव की चालों को मात दे पाएंगे? क्या वे अपने सम्मान को फिर से प्राप्त कर सकेंगे, या यह नई जमींदारी भी उनके खिलाफ इस्तेमाल की जाएगी? गांव की राजनीति अब और भी पेचीदा होने वाली थी। गांव में हलचल तेज हो गई थी। अमरनाथ का लौटना, उनकी नई जमींदारी की शुरुआत और उनके बेटों विजय और संजीव द्वारा रची गई साजिशें सब मिलकर इस छोटे से गांव को एक बड़े रणभूमि में बदलने वाले थे। अमरनाथ अब सिर्फ एक अपमानित पिता नहीं थे, वे अब एक ऐसे व्यक्ति बन चुके थे जिन्होंने कठिन परिस्थितियों से निकलकर अपनी एक नई पहचान बनाई थी। लेकिन वे जानते थे कि वास्तविक लड़ाई अब भी शुरू हुई थी। विजय और संजीव ने जो अफवाहें फैलाई थीं, वे धीरे धीरे गांव के लोगों के मन में घर करने लगी थीं। गांव में अब 2 गुट बनने लगे थे।
एक जो अमरनाथ का समर्थन कर रहा था और दूसरा जो अब भी उनके बेटों के प्रभाव में था। अमरनाथ जानते थे कि अगर उन्हें इस जंग को जीतना है तो उन्हें सिर्फ ताकत और पैसे से नहीं बल्कि चतुराई और धैर्य से काम लेना होगा। एक दिन सुबह जब अमरनाथ अपनी नई खरीदी गई जमीन का निरीक्षण कर रहे थे, तभी गांव के कुछ बुजुर्ग उनके पास आए। अमरनाथ जी, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति रामलाल ने कहा। कहो रामलाल जी, अमरनाथ ने सम्मान के साथ पूछा। रामलाल ने इधर उधर देखा और धीमे स्वर में कहा, गांव में यह बात फैल रही है कि जो सोना आपके पास है वह किसी श्रापित स्थान से लाया गया है। लोगों को डर है कि इससे गांव पर कोई मुसीबत आ सकती है। अमरनाथ ने गहरी सांस ली। और यह अफवाह किसने फैलाई? उन्होंने शांत स्वर में पूछा। रामलाल ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन विजय और संजीव ही इसके पीछे हो सकते हैं। अब अमरनाथ को पूरा यकीन हो गया कि उनके ही बेटे उनकी जमींदारी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। दूसरी ओर विजय और संजीव ने एक और योजना बना रखी थी। वे गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों को अपनी ओर मिलाने की कोशिश कर रहे थे। अगर अमरनाथ इस गांव में अपने पैर जमाने में सफल हो गए तो समझो कि हम हार गए। विजय ने गुस्से से कहा, हमें कुछ ऐसा करना होगा कि गांव के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। संजीव ने सुझाव दिया। फिर उन्होंने एक और साजिश रची। उन्होंने गांव के एक प्रसिद्ध पुजारी को बुलवाया और उसे लालच देकर अमरनाथ के खिलाफ बोलने के लिए तैयार कर लिया। अगले दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा आयोजन हुआ। वहां पर गांव के सभी बड़े बुजुर्ग और लोग इकट्ठा हुए। पुजारी ने प्रवचन देना शुरू किया और फिर अचानक उसने कहा, गांव पर संकट मंडरा रहा है। जिस व्यक्ति ने श्रापित धन से अपनी जमींदारी खड़ी की है वह पूरे गांव को संकट में डाल सकता है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। क्या यह अमरनाथ के बारे में कहा जा रहा है? हाँ, वही तो जंगल से सोना लेकर आया है। विजय और संजीव ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। उनकी योजना काम कर रही थी। जब यह बात अमरनाथ के कानों तक पहुंची तो वे समझ गए कि अब उन्हें भी बुद्धिमानी से कदम उठाना होगा। उन्होंने रणजीत को बुलाया और कहा, अब हमें एक नई चाल चलनी होगी जिससे विजय और संजीव की साजिश का पर्दाफाश हो सके। रणजीत ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपके दिमाग में क्या योजना है? अब हम गांव वालों को उनकी ही भाषा में जवाब देंगे, अमरनाथ ने दृढ़ स्वर में कहा। अगले दिन अमरनाथ ने गांव के सबसे बड़े चौपाल में एक सभा बुलाई। गांव वालों, मैं आज आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, अमरनाथ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। सभी गांव वाले ध्यान से सुनने लगे। मैंने सुना है कि मेरे बारे में यह अफवाह फैलाई जा रही है कि जो धन मेरे पास है वह श्रापित है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि यह बात फैलाने वाले लोग कौन हैं? लोग चुप हो गए। अमरनाथ ने आगे कहा, जो लोग खुद लालच और धोखे में पड़े हुए हैं वे दूसरों पर उंगली उठाने का अधिकार नहीं रखते। क्या आपको पता है कि मैंने जो जमीन खरीदी है वह पहले विजय और संजीव ही खरीदना चाहते थे, लेकिन वे असफल रहे। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। अमरनाथ ने एक और बड़ा वार किया। अगर मेरा धन श्रापित होता तो क्या मैं यहाँ खड़ा होता? क्या मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता? अगर यह श्रापित होता तो क्या मैंने इसे गांव के लिए इस्तेमाल करने की योजना बनाई होती? गांव वाले सोचने लगे। तभी रणजीत आगे आया और कहा, आपको यह भी जानना चाहिए कि मंदिर के पुजारी को किसने पैसे देकर यह झूठ बोलने के लिए मजबूर किया? गांव वालों ने आश्चर्य से पूछा। क्या? रणजीत ने गांव के एक छोटे लड़के को बुलाया और कहा, बोलो बेटे, तुमने क्या देखा था? लड़के ने डरते डरते कहा, मैंने देखा कि विजय और संजीव ने पुजारी को कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि उन्हें अमरनाथ जी के खिलाफ बोलना होगा। अब गांव में हंगामा मच गया। तो यह सब एक साजिश थी? विजय और संजीव हमें बेवकूफ बना रहे थे। विजय और संजीव का चेहरा सफेद पड़ गया। अब उनकी साजिश का पर्दाफाश हो चुका था। गांव वाले अब समझ गए थे कि विजय और संजीव झूठे थे। रामलाल बुजुर्ग आगे बढ़कर बोले, हमने अमरनाथ जी के साथ बहुत गलत किया। हमें उन्हें समर्थन देना चाहिए था। अब पूरा गांव अमरनाथ के समर्थन में आ गया। अब अमरनाथ गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति बन चुके थे। उन्होंने अपनी जमीन पर एक नई हवेली बनवाई जिसमें गरीबों के लिए एक अनाज भंडार खोला। विजय और संजीव अब पूरी तरह पराजित हो चुके थे।
उन्होंने अमरनाथ से माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अमरनाथ ने उन्हें एक कड़ा सबक दिया। सम्मान किसी को दिया नहीं जाता, उसे अर्जित किया जाता है। अब गांव में अमरनाथ का नाम फिर से श्रद्धा के साथ लिया जाने लगा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर दिशा में स्थित विशाल राज्य सूरजनगढ़ अपने न्यायप्रिय राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह के लिए प्रसिद्ध था। यह राज्य चारों दिशाओं में फैला हुआ था और इसकी समृद्धि की गूंज दूर दूर तक सुनाई देती थी। राज्य की जनता अपने राजा को बहुत मानती थी, क्योंकि वह दयालु, निडर और निष्पक्ष शासक था। राजा का यह सिद्धांत था कि कोई भी अन्याय सहन नहीं किया जाएगा और जो भी सत्य और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा उसे हमेशा सम्मान मिलेगा। राजा शिवेंद्र को अपनी प्रजा की भलाई की चिंता थी, लेकिन उससे भी अधिक प्रेम उसे अपनी 3 बेटियों से था। सबसे बड़ी बेटी सौम्या, जो बेहद बुद्धिमान और शांत स्वभाव की थी। वह राजनीति और प्रशासन में गहरी रुचि रखती थी और अपने पिता की तरह न्यायप्रिय थी। मंझली बेटी मृणालिनी, जिसे कला और युद्ध कला में रुचि थी, वह घुड़सवारी और तलवारबाजी में माहिर थी। सबसे छोटी बेटी अवनी, जिसे प्रकृति से बहुत लगाव था और वह भावुक स्वभाव की थी। लेकिन इस परिवार में एक व्यक्ति ऐसा था जो राजा की इस खुशहाल दुनिया को देखकर जलता था। वह थी रानी माधवी, राजा शिवेंद्र की पत्नी। माधवी कभी राजा से प्रेम करती थी, लेकिन समय के साथ उसकी इच्छाएं बदल गई थीं। उसे सत्ता चाहिए थी, उसे वैभव चाहिए था, उसे शक्ति चाहिए थी और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे एक पुत्र चाहिए था जो राज्य का उत्तराधिकारी बन सके। लेकिन विधि के विधान से उसे 3 बेटियां ही प्राप्त हुईं और यह बात उसे भीतर से कचोटती थी। राजा शिवेंद्र का शासन पूरी तरह निष्पक्ष था। अगर कोई अपराध करता था तो चाहे वह राजा का करीबी ही क्यों न हो, उसे दंड जरूर मिलता था। यह देखकर लोग राजा को बहुत सम्मान देते थे। सूरजनगढ़ में व्यापार खूब फल फूल रहा था। राजमार्गों पर व्यापारी अपने सामानों को दूर दूर तक ले जाते थे। किसान खेतों में अनाज की भरपूर पैदावार कर रहे थे। कलाकार अपने संगीत, चित्रकला और नृत्य से महल को सजाते थे। लेकिन इन सब के बीच रानी माधवी को यह सब पसंद नहीं आता था। रानी को लगता था कि राजा अपनी बेटियों को जरूरत से ज्यादा प्यार करता है और राज्य के मामलों में उन्हें ज्यादा महत्व देता है। वह यह देखकर जलती थी कि राजा सौम्या, मृणालिनी और अवनी की हर इच्छा पूरी करता था। वह यह चाहती थी कि राजा उसकी तरफ ध्यान दे, लेकिन राजा अपने कर्तव्यों में इतना व्यस्त रहता था कि उसे रानी की महत्वाकांक्षाओं का पता ही नहीं चला। रानी माधवी का गुस्सा धीरे धीरे ईर्ष्या में बदलने लगा। वह सोचने लगी, अगर राजा को कुछ हो जाए तो यह सारा राज्य मेरा हो सकता है, लेकिन राजा बहुत समझदार है। मैं उसे सीधे हटाने की कोशिश करूंगी तो पकड़ी जाऊंगी। यह सोचकर वह राजा को कमजोर करने की योजना बनाने लगी। सबसे पहले उसने राजमहल के मंत्रियों और सेनापतियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। वह धीरे धीरे महल के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर रही थी। लेकिन उसकी यह साजिश इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि राजा की बड़ी बेटी सौम्या को इन चालों की भनक लगने लगी थी। सौम्या अपने पिता के सबसे करीब थी। उसे शासन की समझ थी और वह अपनी तीव्र बुद्धि से किसी भी षड्यंत्र को भांप सकती थी। जब उसने देखा कि रानी महल में कुछ अनजाने लोगों को बुला रही है और राज्य के मंत्रियों से गुप्त रूप से मिल रही है, तो उसे शक हुआ। लेकिन वह जानती थी कि बिना सबूत के कुछ भी कहना बेकार था। मृणालिनी बचपन से ही तलवारबाजी, धनुर्विद्या और घुड़सवारी में रुचि रखती थी। वह एक योद्धा बनना चाहती थी और अपनी बहनों की रक्षा करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अवनी का स्वभाव सबसे शांत था। वह हर बात को दिल से लेती थी और चाहती थी कि महल में सब खुश रहें। लेकिन उसे अपनी माँ के बदले व्यवहार से डर लगने लगा था। रानी ने राजा को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर करने की योजना बनाई। उसने महल के रसोइये को रिश्वत देकर राजा के भोजन में हल्का सा विष मिलवाना शुरू कर दिया। यह विष कोई साधारण जहर नहीं था, बल्कि ऐसा पदार्थ था जो धीरे धीरे व्यक्ति को कमजोर कर देता था, जिससे उसकी निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती थी। पहले कुछ हफ्तों में कोई असर नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे राजा का स्वास्थ्य गिरने लगा। उसकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगी। उसे थकान महसूस होती थी और उसकी याददाश्त पर भी असर पड़ने लगा था। राजा की हालत देखकर सौम्या चिंतित हो गई। उसने अपनी बहनों से कहा, कुछ गड़बड़ है, पिताजी अचानक इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं? मृणालिनी बोली,
हमें महल में किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। सौम्या ने महल के पुराने वैद्य से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि राजा को कोई गंभीर बीमारी नहीं है। तब सौम्या को यकीन हो गया कि यह कोई साजिश थी। रानी को जब पता चला कि सौम्या को शक हो रहा है, तो उसने तुरंत अपनी चाल बदल दी। उसने राजा को राजमहल से दूर भेजने की योजना बनाई। अब रानी ने अपने अगले चरण पर काम करना शुरू कर दिया। उसने राजा को एक झूठी सूचना दिलवाई कि पड़ोसी राज्य विजयनगर में विद्रोह हो गया है और उसे तुरंत वहां जाना होगा। राजा ने अपनी कमजोर हालत के बावजूद राज्य की भलाई के लिए जाने का निर्णय लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह एक जाल था। रानी ने महल के अंदर ही एक भयानक षड्यंत्र बुन दिया था। महल के गलियारों में गूंजती षड्यंत्रकारी फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। सुरजनगढ़ के न्यायप्रिय राजा शिवेंद्र प्रताप सिंह अब पहले जैसे नहीं रहे थे। उनकी आंखों में तेज की जगह थकान थी, शरीर में ऊर्जा की जगह कमजोरी थी और उनकी आवाज में मजबूती की जगह एक हल्की झिझक आने लगी थी। राजमहल के भीतर कुछ ऐसा हो रहा था जिससे राजा की सेहत गिरती जा रही थी, लेकिन वह खुद इससे अनजान थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। रानी माधवी का षड्यंत्र सफल हो रहा था। रानी का असली मकसद अब सामने आने लगा था, राजा को हटाकर खुद सत्ता पर काबिज होना। और इसके लिए उसने अब अगला और सबसे खतरनाक कदम उठाने का फैसला कर लिया था। सौम्या, मृणालिनी और अवनी अब यह देख चुकी थीं कि उनके पिता कमजोर होते जा रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक यह नहीं पता था कि इस सब के पीछे उनकी अपनी ही माँ थी। एक रात जब राजा अपने अध्ययन कक्ष में बैठकर राज्य की कुछ जरूरी चिट्ठियां पढ़ रहे थे, तभी अचानक उन्हें चक्कर आया। वे सिर पकड़कर गिरने ही वाले थे कि तभी द्वार खुला और सौम्या अंदर आ गई। पिताजी, सौम्या ने राजा को सहारा दिया। राजा ने थकी हुई आवाज में कहा, कुछ दिनों से मुझे बहुत कमजोरी लग रही है, पर समझ नहीं आ रहा कि क्यों। सौम्या के मन में शंका और गहरी हो गई। उसने धीरे धीरे महल के रसोइयों पर नजर रखनी शुरू कर दी। रानी माधवी अब आखिरी वार करने को तैयार थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि सौम्या को शक हो गया है, इसलिए उसने योजना में थोड़ी तेजी लाने का फैसला किया। अब समय आ गया है, उसने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी चंद्रिका से कहा। लेकिन महारानी, क्या यह सही समय है? सौम्या और मृणालिनी बहुत सतर्क हो गई हैं। रानी मुस्कुराई। अगर वे सतर्क हैं, तो हम उन्हें भ्रम में डाल देंगे। रानी ने यह घोषणा करवाई कि राजा को आराम की जरूरत है, इसलिए अगले कुछ दिनों तक राजमहल में कोई भी उनसे मिलने नहीं जाएगा। सौम्या को जैसे ही यह पता चला कि राजा अब किसी से नहीं मिलेंगे, उसे तुरंत समझ आ गया कि कुछ गलत हो रहा है। उसने अपनी बहनों से कहा, हमें छिपकर पिताजी से मिलना होगा। अगली रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, सौम्या, मृणालिनी और अवनी ने गुप्त मार्ग से राजा के कक्ष तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंची, उन्हें 2 सैनिकों ने रोक लिया। राजकुमारियों, राजा से कोई नहीं मिल सकता, यह महारानी का आदेश है। मृणालिनी को गुस्सा आ गया। हम राजा की बेटियां हैं, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सैनिक अपनी जगह से नहीं हिले। सौम्या ने अपनी बहनों को रोका और धीरे से कहा, हमें कोई और तरीका निकालना होगा। रानी अब अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक केशव के पास गई। क्या सब तैयारी हो गई? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। केशव ने सिर झुकाकर कहा, जी महारानी, राजा के भोजन में एक खास मिश्रण मिलाया गया है, जिससे वे एक गहरी नींद में चले जाएंगे और फिर कभी नहीं जागेंगे। रानी ने संतोष की सांस ली। उस रात राजा के भोजन में जहर मिला दिया गया। जब राजा ने पहला कौर खाया तो उन्हें कुछ अजीब नहीं लगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने दूध का गिलास उठाया और पहला घूंट पिया, उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने अपनी छाती पकड़ ली। यह क्या हो रहा है? राजा की दृष्टि धुंधली पड़ने लगी। उनका शरीर सुन्न हो रहा था। उन्होंने किसी तरह अपने बिस्तर तक जाने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर लड़खड़ा गए और वे धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। रानी माधवी पास खड़ी थी, लेकिन उसने कोई सहायता नहीं की। उसने बस धीरे से कहा, अब यह राज्य मेरा होगा शिवेंद्र, तुम बहुत दिन जिए। अगली सुबह जब राजा के कक्ष से कोई हलचल नहीं हुई तो दासियों ने दरवाजा खटखटाया। महाराज, कोई जवाब नहीं आया। दरवाजा खोला गया और अंदर का दृश्य देखकर पूरा महल हिल गया। राजा का निष्प्राण शरीर जमीन पर पड़ा था। महल में शोक की लहर दौड़ गई। हर कोई रो रहा था,
लेकिन एक शख्स ऐसा था जो सबसे अधिक आंसू बहा रही थी, रानी माधवी। उसने नाटक किया जैसे कि उसे सबसे बड़ा दुख हुआ हो। वह जोर जोर से रोने लगी। महाराज, आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए? महल के मंत्री, सैनिक और दास दासियां राजा के निधन पर शोक व्यक्त करने लगे। लेकिन सौम्या, मृणालिनी और अवनी को यह समझते देर नहीं लगी कि यह कोई प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी। जब राजा का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, सौम्या ने अपनी बहनों से कहा, यह कोई साधारण मौत नहीं है। मैं पिताजी की हत्या का बदला लेकर रहूंगी। मृणालिनी की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। और मैं तुम्हारे साथ हूँ दीदी। अवनी ने भी सिर हिलाया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल था, वे यह सब कैसे साबित करेंगी? राजा के अंतिम संस्कार के बाद रानी माधवी ने घोषणा की कि अब वह राज्य की नई महारानी होगी। महाराज अब नहीं रहे, उसने दरबार में कहा, और इस संकट की घड़ी में मैं राज्य को संभालूंगी। मंत्रियों ने कोई विरोध नहीं किया क्योंकि वे पहले ही रानी के प्रभाव में आ चुके थे। लेकिन राज्य की जनता संतुष्ट नहीं थी। लोग यह सवाल कर रहे थे कि राजा अचानक कैसे चले गए। सूरजनगढ़ की हवा बदलने लगी थी। रानी ने सोचा था कि सब कुछ आसानी से उसके नियंत्रण में आ जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी अपनी ही बेटियां उसके सबसे बड़े दुश्मन बनने वाली थीं। राजा शिवेंद्र की मृत्यु के बाद सूरजनगढ़ का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। वह राज्य जो कभी न्याय और समृद्धि के लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे अराजकता की ओर बढ़ने लगा। राजा की मृत्यु को अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन महल में जो हो रहा था वह स्पष्ट संकेत दे रहा था कि अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। रानी माधवी ने अपने षड्यंत्र को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा दिया था। राजा को मारकर उसने अपने लिए सत्ता का मार्ग साफ कर लिया था, लेकिन यह उसकी लालच और सत्ता की भूख की बस शुरुआत थी। अब उसे केवल राज्य पर नियंत्रण नहीं चाहिए था, बल्कि उसे असीम शक्ति और दौलत की भी चाह थी। लेकिन वह भूल गई थी कि उसकी 3 बेटियां अभी जीवित थीं और उनमें से खासकर सौम्या और मृणालिनी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थीं। राजमहल जो कभी शांति और प्रेम से भरा रहता था, अब वहाँ डर और साजिशों का साया था। राजा के जाने के बाद रानी ने अपनी असली चालें चलनी शुरू कर दी थीं। राजा की मृत्यु के कुछ ही दिनों बाद रानी ने एक विशेष बैठक बुलाई। वह राजगद्दी पर बैठी और दरबारियों के सामने घोषणा की, अब जबकि महाराज शिवेंद्र नहीं रहे, राज्य को एक नई दिशा की जरूरत है। इसलिए मैं, महारानी माधवी, इस राज्य का शासन अपने हाथों में लेती हूँ। महल के कुछ दरबारी रानी के समर्थन में थे, क्योंकि या तो वे उसकी चालों का शिकार हो चुके थे या वे लालच के कारण उसके पक्ष में थे। लेकिन कुछ पुराने दरबारी राजा शिवेंद्र के प्रति निष्ठावान थे। उनमें से एक महामंत्री धीरज वर्मा ने विरोध किया। महारानी, सूरजनगढ़ के नियमों के अनुसार राजा की मृत्यु के बाद राज्य की बागडोर उत्तराधिकारी को मिलनी चाहिए, लेकिन आपकी कोई संतान नहीं है और तीनों राजकुमारियां अभी विवाह योग्य भी नहीं हैं। ऐसे में यह उचित होगा कि मंत्रिपरिषद ही शासन संभाले। रानी को यह सुनकर क्रोध आ गया। क्या तुम मुझसे सत्ता छीनना चाहते हो? उसने कठोर स्वर में कहा। महामंत्री धीरज ने शांत स्वर में जवाब दिया, नहीं महारानी, मैं बस नियमों की बात कर रहा हूँ। रानी को उसकी यह बात पसंद नहीं आई। उसने उसी समय फैसला लिया कि जो भी उसकी राह में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। रानी ने तुरंत कुछ कठोर फैसले लेने शुरू कर दिए। महामंत्री धीरज को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें कालकोठरी में डाल दिया गया। दरबारियों को धमकी दी गई कि यदि उन्होंने रानी की नीतियों का विरोध किया तो उनका भी यही हाल होगा। सैनिकों के बीच भय पैदा किया गया ताकि वे बिना किसी सवाल के रानी के आदेशों का पालन करें। राज्य की संपत्ति को महल के खजाने में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया, जिससे सामान्य जनता पर करों का बोझ बढ़ गया। ये सब होते ही सूरजनगढ़ के लोग धीरे धीरे असंतोष जताने लगे। जब सौम्या और मृणालिनी को पता चला कि महामंत्री धीरज को बंदी बना लिया गया है, तो उन्हें समझ आ गया कि उनकी माँ कितनी दूर तक जाने को तैयार है। मृणालिनी क्रोध से बोली, माँ को रोकना होगा। अगर हम अभी कुछ नहीं करेंगे तो राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। सौम्या ने सोचा और फिर कहा, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमें सबूत इकट्ठा करने होंगे और रानी के खिलाफ जनता को खड़ा करना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। दोनों बहनों ने फैसला किया कि वे गुप्त रूप से जानकारी इकट्ठा करेंगी
और राज्य के वफादार लोगों को रानी के विरुद्ध संगठित करेंगी। सौम्या और मृणालिनी को किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो महल के अंदर रहते हुए उन्हें महत्वपूर्ण जानकारी दे सके। तभी उन्हें याद आया केशव, महल का पुराना सेवक। केशव पहले राजा शिवेंद्र का विश्वास पात्र था, लेकिन जब से रानी ने सत्ता संभाली थी वह खुद को महल की राजनीति से दूर रख रहा था। रात के अंधेरे में सौम्या और मृणालिनी केशव के कक्ष में गईं। केशव काका, हमें आपकी मदद चाहिए, सौम्या ने धीमे स्वर में कहा। केशव ने घबराकर इधर उधर देखा, फिर धीरे से दरवाजा बंद कर लिया। राजकुमारियों, मुझे पता है कि महारानी कुछ गलत कर रही हैं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मृणालिनी ने दृढ़ता से कहा। आपको हमारे लिए काम करना होगा। हमें हर वह जानकारी चाहिए जो हमारी माँ के खिलाफ जा सकती हो। केशव थोड़ा डरा, लेकिन फिर उसने हामी भर दी। रानी माधवी ने जैसे ही सत्ता संभाली, उसने भारी कर लगाना शुरू कर दिया। अब किसानों को अपनी उपज का आधा हिस्सा महल को देना पड़ता था। सैनिकों को आदेश दिया गया कि यदि कोई कर नहीं चुका सकता तो उनकी जमीन जब्त कर ली जाए। धीरे धीरे राज्य में भूख और गरीबी बढ़ने लगी। पहले जो सूरजनगढ़ खुशहाल था, अब वहाँ लोगों में गुस्सा और असंतोष पनपने लगा। कुछ ही हफ्तों में स्थिति इतनी बिगड़ गई कि गांवों में छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो गए। एक दिन जब महल के सैनिक कर वसूलने एक गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने सैनिकों को घेर लिया। गांव वालों ने कहा, हम कर नहीं देंगे। यह राज्य राजा शिवेंद्र का था और अब यह राज्य हमारी मुसीबत बन गया है। सैनिकों ने गांव वालों पर हमला किया, लेकिन लोग भी लड़ने लगे। यह खबर जैसे ही फैली, अन्य गांवों में भी विद्रोह की लहर उठने लगी। यह खबर जब महल तक पहुंची तो रानी को गुस्सा आ गया। जो भी विरोध करेगा उसे मार दिया जाए, उसने आदेश दिया। महल के काल कोठरी में बंद महामंत्री धीरज को केशव ने गुप्त रूप से छुड़वा दिया। रात के अंधेरे में महल के पीछे के गुप्त मार्ग से धीरज बाहर निकल गए और वे सीधे राज्य की जनता के पास पहुँचे। राजा की हत्या एक षड्यंत्र था, उन्होंने जनता के सामने कहा। यह सुनते ही लोग भड़क उठे। अब केवल गांव ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में विरोध शुरू हो गया। सूरजनगढ़ अब पहले जैसा नहीं रहा। राजा शिवेंद्र प्रताप की हत्या के बाद रानी माधवी ने पूरी तरह से सत्ता पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उसकी तानाशाही से राज्य में अराजकता और असंतोष फैलने लगा था। दूसरी ओर राजा की बेटियां सौम्या, मृणालिनी और अवनी अब भी अपने पिता की मौत के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए संघर्ष कर रही थीं। जनता धीरे धीरे विद्रोह की ओर बढ़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही रानी माधवी के बुरे दिन शुरू होंगे। लेकिन इस सब के बीच एक रहस्यमयी घटना घटित होने वाली थी। एक ऐसी घटना जो सूरजनगढ़ के भविष्य को पूरी तरह बदल सकती थी। राजा शिवेंद्र की मृत्यु के कुछ महीनों बाद सूरजनगढ़ से दूर एक छोटे से गांव नंदपुर में एक बच्चा जन्मा। यह कोई साधारण बच्चा नहीं था। जन्म लेते ही उसकी आंखों में गहरी चमक थी, जैसे उसमें कोई अनोखी शक्ति छिपी हो। गांव के बुजुर्गों ने जब पहली बार उसे देखा तो वे अचंभित रह गए। यह बच्चा आम बच्चों से अलग है, इसकी आंखों में गजब का तेज है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह बच्चा असल में राजा शिवेंद्र का पुनर्जन्म था। जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होने लगा, उसके अंदर कुछ असामान्य बातें दिखने लगीं। उसे सपने में महल, तलवारबाजी और युद्ध जैसी चीजें दिखाई देती थीं। कभी कभी वह अनजाने में राजसी भाषा में बात करने लगता था, जिसे गांव के लोग समझ नहीं पाते थे। उसके मन में अक्सर सूरजनगढ़ का नाम गूंजता था, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यह नाम उसके लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों था। उसके माता पिता धीरज और कमला साधारण किसान थे। उन्होंने इन चीजों को ज्यादा महत्व नहीं दिया, लेकिन गांव के कुछ बुजुर्गों को यह लगने लगा कि यह बच्चा कोई विशेष शक्ति लेकर आया है। सूरजनगढ़ में हालात और बिगड़ते जा रहे थे। रानी ने करों को और बढ़ा दिया था, जिससे किसान और व्यापारी बेहद परेशान थे। महामंत्री धीरज वर्मा, जो बचकर भाग निकले थे, अब रानी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। वे धीरे धीरे जनता को रानी के खिलाफ खड़ा कर रहे थे। सैनिकों की वफादारी भी अब डगमगाने लगी थी। कुछ सैनिक अब रानी की नीतियों के खिलाफ थे, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कह पा रहे थे। रानी माधवी यह सब देखकर और भी क्रूर हो गई थी। उसने घोषणा की, जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा।
लेकिन दमन की नीति ज्यादा समय तक नहीं चल सकती थी। जनता धीरे धीरे भड़क रही थी। सौम्या और मृणालिनी को अब विश्वास हो गया था कि रानी ने ही राजा की हत्या करवाई थी, लेकिन उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। हमें महल के अंदर ही एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना होगा जो हमारी मदद कर सके। उन्होंने अपने पुराने साथी केशव की मदद से महल में काम करने वाले कुछ पुराने नौकरों से संपर्क किया। एक दिन केशव ने उन्हें खबर दी, महल के पुराने रसोइये ने कुछ अजीब बताया है। राजा की मौत से कुछ दिन पहले रानी हर रात किचन में जाकर खुद राजा के लिए दूध तैयार करवाती थी। सौम्या और मृणालिनी को यह सुनकर झटका लगा। इसका मतलब राजा को जहर दिया गया था। अब उन्हें केवल इस बात का सबूत चाहिए था। उधर नंदपुर गांव में जन्मा बच्चा, जिसका नाम आरव रखा गया था, अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन अब उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे हर रात सपनों में तलवारों की आवाज, युद्ध के दृश्य और एक विशाल महल दिखाई देता था। कभी कभी वह नींद में मैं राजा शिवेंद्र हूँ जैसी बातें बड़बड़ाने लगता था। गांव के बुजुर्ग अब यह मानने लगे थे कि आरव साधारण बच्चा नहीं है। एक दिन जब आरव अपने पिता धीरज के साथ खेत में काम कर रहा था, तभी उसके दिमाग में अचानक एक पुरानी याद कौंधी। उसने देखा कि वह एक बड़े सिंहासन पर बैठा है। उसके चारों ओर सैनिक खड़े हैं और सामने उसकी 3 बेटियां खड़ी हैं। वह अचानक चौंक कर उठा। मैं कौन हूँ? यह सब मुझे क्यों दिख रहा है? आरव अब समझने लगा था कि उसे सूरजनगढ़ जाना होगा, लेकिन कैसे? उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए दूर जाना होगा। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ। उसके पिता धीरज ने पहले मना किया, लेकिन फिर गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा, तुम्हारा भाग्य तुम्हें बुला रहा है। जाओ और अपने सवालों के जवाब ढूंढो। आरव अकेले ही सूरजनगढ़ की ओर निकल पड़ा। आरव का सफर अब शुरू हो चुका था। उसे यह नहीं पता था कि वह कौन है, लेकिन सूरजनगढ़ की ओर बढ़ते हुए उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। हर कदम के साथ उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी अनजानी लेकिन परिचित दुनिया की ओर बढ़ रहा है। दूसरी ओर सूरजनगढ़ में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे थे। सौम्या और मृणालिनी ने अपने पिता की हत्या का सबूत जुटाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी हासिल कर ली थी, लेकिन अभी भी उनके पास निर्णायक प्रमाण नहीं थे। रानी माधवी अब और भी खतरनाक होती जा रही थी। वह किसी भी कीमत पर अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस राजा को उसने मरा हुआ समझ लिया था, वह किसी नए रूप में वापस लौटने वाला था। जैसे ही आरव सूरजनगढ़ की सीमा में दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब लगा। गांवों में भूख और गरीबी फैली हुई थी। व्यापारी गुप्त रूप से बातें कर रहे थे, जैसे किसी चीज का डर हो। सड़क किनारे कई सैनिक खड़े थे, जो हर आने जाने वाले को शक की निगाह से देख रहे थे। आरव ने एक वृद्ध व्यक्ति से पूछा, बाबा, यहाँ इतनी चुप्पी क्यों है? सब लोग इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? वृद्ध ने इधर उधर देखा और धीरे से कहा, बेटा, जब तक राजा शिवेंद्र जीवित थे, तब तक यह राज्य स्वर्ग था, लेकिन जब से रानी माधवी ने शासन संभाला है, तब से यह नर्क बन चुका है। राजा शिवेंद्र, यह नाम सुनते ही आरव के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। आरव के कदम अब स्वतः ही महल की ओर बढ़ने लगे। जब उसने महल को पहली बार देखा, तो उसके मन में कई धुंधली छवियां उभर आईं। वह इसी महल के सिंहासन पर बैठा था। उसके सामने 3 छोटी बच्चियां खड़ी थीं। एक महिला उसके पास बैठी थी, लेकिन जैसे ही उसने इन यादों को पकड़ने की कोशिश की, वे फिर धुंधली हो गईं। यह क्या हो रहा है? आरव ने खुद से सवाल किया। इस बीच महल के अंदर सौम्या और मृणालिनी अपने पिता की मौत के रहस्य को उजागर करने के लिए जी जान से जुटी हुई थीं। अब तक उन्होंने यह पता लगा लिया था कि राजा के भोजन में जहर मिलाया गया था। रानी हर रात खुद किचन में जाकर दूध तैयार करवाती थी। उस रात जब राजा की मृत्यु हुई, तब सिर्फ रानी और 2 सेवक ही उनके कक्ष में थे। लेकिन यह सब तब तक बेकार था जब तक कोई ठोस गवाह न मिले। एक रात केशव ने सौम्या को एक नई खबर दी। राजकुमारी, महल का एक पुराना सेवक शंकर, जो राजा की सेवा करता था, वह उस रात राजा के कक्ष के बाहर था। उसने शायद कुछ देखा होगा। सौम्या और मृणालिनी ने तुरंत शंकर को ढूंढने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे उसे ढूंढने निकली, उन्हें यह खबर मिली,
शंकर को 2 दिन पहले सैनिकों ने पकड़ लिया और काल कोठरी में डाल दिया। ये सुनते ही सौम्या और मृणालिनी समझ गईं कि रानी को भी इस बात का अंदाजा हो गया है कि वे उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रही हैं। अब सबसे बड़ा सवाल था, वे शंकर को बचाएंगी कैसे। उधर आरव महल के पास ही था जब उसने देखा कि कुछ सैनिक एक गरीब किसान को मार रहे थे। तूने कर क्यों नहीं चुकाया? मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास पैसे नहीं हैं। सैनिक उसे और मारने लगे। आरव से यह सहन नहीं हुआ। रुक जाओ। उसकी आवाज इतनी गूंजदार थी कि सैनिक एक पल के लिए रुक गए। आरव ने आगे बढ़कर किसान को उठाया। तुम लोग किसी निर्दोष को इस तरह कैसे मार सकते हो? एक सैनिक ने हंसते हुए कहा। क्यों? तू कौन होता है हमें रोकने वाला? आरव ने बिना सोचे समझे एक सैनिक का हाथ पकड़कर इतना जोर से झटका दिया कि वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। अब सैनिक भड़क उठे। इस लड़के को पकड़ो, लेकिन आरव ने उनके हमलों को चकमा दिया। उसे नहीं पता था कि वह इतनी तेजी से लड़ सकता था, लेकिन उसके हाथ अपने आप ही चल रहे थे जैसे उसने पहले कभी युद्ध किया हो। लोग यह सब देखकर चौंक गए। यह लड़का कौन है? किसी तरह आरव वहां से बचकर निकल गया, लेकिन अब सैनिक उसकी तलाश में थे। सौम्या और मृणालिनी ने फैसला किया कि उन्हें शंकर को बचाने के लिए कुछ अलग करना होगा। उन्होंने एक नई योजना बनाई, महल के गुप्त मार्गों का उपयोग करके काल कोठरी में पहुंचना। लेकिन यह आसान नहीं था, क्योंकि काल कोठरी के बाहर हमेशा सैनिक तैनात रहते थे। अब तक सूरजनगढ़ में अराजकता पूरी तरह फैल चुकी थी। रानी माधवी के अत्याचारों से त्रस्त जनता धीरे धीरे विद्रोह की ओर बढ़ रही थी। सौम्या और मृणालिनी ने राजा शिवेंद्र की हत्या का सच उजागर करने के लिए एक ठोस कड़ी, सेवक शंकर शमत तक पहुंचने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे महल के काल कोठरी में डाल दिया गया था। दूसरी ओर आरव, जो राजा शिवेंद्र का पुनर्जन्म था, अब सूरजनगढ़ पहुंच चुका था। हालांकि उसे अभी तक अपनी असली पहचान का पता नहीं चला था, लेकिन वह अजीब सपनों और अनुभूतियों से परेशान था। सैनिकों के साथ उसकी झड़प के बाद अब रानी माधवी के लोग उसकी तलाश में थे। क्या सौम्या और मृणालिनी शंकर को बचा पाएंगी? क्या आरव को अपनी असली पहचान का एहसास होगा? क्या जनता का गुस्सा अब खुले विद्रोह में बदल जाएगा? आइए इस अध्याय में इन सभी सवालों का उत्तर ढूंढते हैं। महल में कई पुराने गुप्त मार्ग थे जिन्हें केवल कुछ चुनिंदा लोग ही जानते थे। ये मार्ग महल के अलग अलग हिस्सों को जोड़ते थे और कुछ सुरंगों का तो सीधा संबंध काल कोठरी से था। सौम्या और मृणालिनी ने गुप्त रूप से महल के एक बूढ़े सेवक गोविंद काका से संपर्क किया। गोविंद काका, हमें काल कोठरी तक जाने का रास्ता चाहिए, सौम्या ने गंभीर स्वर में कहा। गोविंद ने पहले तो डरते हुए मना कर दिया, लेकिन जब मृणालिनी ने राजा शिवेंद्र के साथ उनकी पुरानी निष्ठा की याद दिलाई तो उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन यह बेहद खतरनाक है। उन्होंने महल के पुराने पुस्तकालय के पीछे एक गुप्त दरवाजा दिखाया जो सीधा काल कोठरी के एक गुप्त कमरे में खुलता था। पर याद रखना, गोविंद ने चेतावनी दी, यदि कोई सैनिक देख ले तो तुम दोनों को भी कैद कर लिया जाएगा। रात के अंधेरे में जब महल के अधिकांश सैनिक गहरी नींद में थे, सौम्या और मृणालिनी गुप्त मार्ग से काल कोठरी में पहुंची। सीढ़ियां संकरी और अंधेरी थीं, दीवारों पर नमी थी और चारों ओर बदबू फैली हुई थी। दोनों ने धीरे धीरे नीचे उतरते हुए दीवारों से सटी हुई मशालों की हल्की रोशनी में रास्ता खोजा। अचानक मृणालिनी को हल्की सी आवाज सुनाई दी। कौन है वहाँ? एक कराहती हुई आवाज गूंजी। ये शंकर की आवाज थी। सौम्या ने धीरे से पास जाकर देखा। शंकर एक कोने में जंजीरों से बंधा हुआ था। उसका शरीर जख्मों से भरा था, जैसे उसे लगातार प्रताड़ित किया गया हो। शंकर काका, सौम्या ने धीरे से पुकारा। शंकर ने अपनी थकी हुई आंखें खोली और जब उसने राजकुमारियों को देखा तो उसकी आंखों में आशा की किरण जाग उठी। राजकुमारियों, मुझे माफ करिए, मैं आपको पहले ही सब बता देना चाहता था, लेकिन चुप रहिए, अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, मृणालिनी ने कहा। सौम्या ने शंकर की बेड़ियां खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत मजबूत थीं। तभी मृणालिनी को एक भारी पत्थर का टुकड़ा मिला। उसने पूरी ताकत से बेड़ियों पर मारा और उन्हें तोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे वहां से निकलने लगे, अचानक गलियारे में कदमों की आहट गूंजी। सैनिक आ रहे हैं, सौम्या ने फुसफुसाकर कहा। तीनों ने तुरंत अंधेरे कोने में छिपने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों की तेज नजरें थीं।
कौन है वहाँ? अब खतरा सामने था। इसी समय महल के बाहर आरव अब भी यह समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वह एक सुनसान जगह पर बैठा था जब एक बूढ़ी महिला पास आई। बेटा, तुम्हारा चेहरा बहुत जाना पहचाना लगता है। आरव ने चौंक कर उसकी ओर देखा। तुम्हारे माथे पर यह निशान, क्या तुम्हें याद है कि यह कैसे आया? आरव ने अनजाने में अपने माथे को छुआ। उसे वहाँ एक हल्का सा चिन्ह महसूस हुआ, लेकिन उसे याद नहीं था कि यह कैसे आया। बूढ़ी महिला ने उसकी हथेली को ध्यान से देखा और कहा, तुम सिर्फ एक आम लड़का नहीं हो, तुम्हारे भाग्य में बहुत बड़ा बदलाव लिखा है। आरव को लगा कि शायद यह महिला कुछ जानती थी। आप क्या कहना चाहती हैं? उसने पूछा। बूढ़ी महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, सही समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा, लेकिन याद रखना, सच्चाई को जितना दबाने की कोशिश की जाती है वह उतना ही प्रकट होती है। यह सुनकर आरव के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बढ़ गई। सैनिकों ने जैसे ही सौम्या, मृणालिनी और शंकर को देखा, वे सतर्क हो गए। रुक जाओ, तुम कालकोठरी में क्या कर रही हो? मृणालिनी ने झट से एक मशाल उठाई और सैनिकों के सामने लहराते हुए कहा, अगर हमें रोका तो पूरा कालकोठरी जला दूंगी। सैनिक हिचकिचा गए। वे नहीं चाहते थे कि पूरे महल में आग लग जाए। इसी बीच सौम्या ने मौका देखकर शंकर को पकड़कर उसे बाहर की ओर खींचा। जब सुबह हुई तो पूरे सूरजनगढ़ में खबर फैल गई कि राजकुमारियां राजा की हत्या का सच उजागर करने के करीब हैं। लोगों में गुस्सा फूट पड़ा। सैनिकों को देख किसानों और व्यापारियों ने हथियार उठा लिए। अब बहुत हुआ, हमें इस अत्याचारी रानी के खिलाफ खड़ा होना होगा। अब सूरजनगढ़ में पहला बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका था। सूरजनगढ़ की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। जो जनता कुछ समय पहले तक डर और निराशा में जी रही थी, अब उसमें क्रोध और विद्रोह की ज्वाला जल उठी थी। राजकुमारियां सौम्या और मृणालिनी ने अपने पिता की हत्या के सबूतों की एक मजबूत कड़ी को खोज निकाला था। अब केवल एक आखिरी कदम बाकी था, रानी माधवी को उसके ही दरबार में बेनकाब करना। दूसरी ओर आरव, जो राजा शिवेंद्र का पुनर्जन्म था, अब अपनी असली पहचान के करीब पहुंच रहा था। लेकिन क्या वह समय रहते अपनी भूमिका समझ पाएगा? सूरजनगढ़ में अब दो सेनाएं बन चुकी थीं। एक तरफ रानी माधवी और उसकी क्रूर सत्ता, और दूसरी तरफ सत्य और न्याय के लिए खड़े होने वाले विद्रोही। अब युद्ध अवश्यंभावी था। रानी माधवी अभी तक सोच रही थी कि उसने राज्य को पूरी तरह काबू में कर लिया है, लेकिन जब उसे यह खबर मिली कि जनता अब खुलकर विद्रोह करने को तैयार है, राजकुमारियां शंकर को छुड़ाकर भाग चुकी हैं। महल के ही कुछ सैनिक अब रानी के आदेशों का पालन करने से इनकार कर रहे हैं। तब पहली बार उसके चेहरे पर डर की परछाई दिखी। यह कैसे हो सकता है? उसने गुस्से में अपने सेनापति से पूछा। महारानी, राज्य के अलग अलग हिस्सों में किसानों और व्यापारियों ने सेना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हमें इस विद्रोह को कुचलने के लिए कड़ा कदम उठाना होगा। रानी माधवी जानती थी कि अगर वह अब भी कुछ नहीं करेगी तो उसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। रानी ने आदेश दिया कि राज्य के सभी प्रमुख विद्रोहियों को पकड़ लिया जाए। लेकिन जब सैनिकों को यह आदेश दिया गया तो उनमें से कुछ ने इसका विरोध किया। एक अनुभवी सेनापति रणवीर सिंह आगे आया और बोला, महारानी, हम आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकते। राजा शिवेंद्र ने हमें न्याय की रक्षा करने की शपथ दिलाई थी। हम निर्दोष जनता पर अत्याचार नहीं करेंगे। रानी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो इसका मतलब तुम भी मेरे दुश्मन हो? रणवीर सिंह ने पीछे खड़े सैनिकों की ओर देखा और कहा, जो भी राजा शिवेंद्र की नीतियों का समर्थक है वह मेरे साथ आए। एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे सैकड़ों सैनिक रणवीर सिंह के पीछे खड़े हो गए। यह देखकर रानी को पहली बार अपनी हार का एहसास हुआ। सौम्या और मृणालिनी अब अपने सबसे बड़े कदम की तैयारी कर रही थीं। रानी को दरबार में बेनकाब करना। उन्होंने रणवीर सिंह और अन्य वफादार सैनिकों की मदद से महल के अंदर घुसने की योजना बनाई। अगली सुबह जब रानी माधवी अपने दरबार में बैठी थी, तभी अचानक दरवाजे जोर से खुल गए। सौम्या और मृणालिनी सैकड़ों समर्थकों के साथ अंदर आईं। रानी एक पल के लिए चौंक गई। यह क्या कर रही हो तुम? उसने गुस्से में कहा। सौम्या ने कड़े स्वर में उत्तर दिया, आज हम तुम्हें तुम्हारे ही दरबार में बेनकाब करेंगे। माँ, सौम्या ने आगे बढ़कर सभी दरबारियों की ओर देखा और कहा, आप सभी को राजा शिवेंद्र की मृत्यु के बारे में संदेह था।
आज मैं सबूत लेकर आई हूँ कि हमारे पिता की हत्या एक षड्यंत्र था। उसने इशारा किया और शंकर आगे आया। यह व्यक्ति उस रात राजा के कक्ष के बाहर तैनात था। इसे सब पता है। शंकर ने कांपते हुए कहना शुरू किया। रानी माधवी हर रात राजा के दूध में जहर मिलाती थी। जिस रात राजा की मृत्यु हुई, मैंने देखा कि राजा अचानक गिर पड़े, लेकिन जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो रानी ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। यह सुनकर दरबारियों में हलचल मच गई। रानी माधवी ने गुस्से में सैनिकों की ओर देखा। इसे तुरंत बंदी बना लो। लेकिन इस बार सैनिकों ने उसकी बात नहीं मानी। तभी अचानक महल के बाहर हजारों लोगों की आवाज गूंजने लगी। हमें न्याय चाहिए, रानी माधवी को बंदी बनाओ। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि जनता पूरी तरह से विद्रोह कर चुकी थी। रणवीर सिंह ने आगे बढ़कर घोषणा की, रानी माधवी, तुम्हारा खेल खत्म हुआ। अब यह राज्य तुम्हारे हाथ में नहीं रहेगा। रानी ने अपने आसपास देखा। अब उसके पास केवल कुछ ही वफादार सैनिक बचे थे। तभी अचानक महल के दरवाजे फिर से खुले और एक युवक अंदर आया। यह आरव था। जैसे ही सौम्या और मृणालिनी की नजर उस पर पड़ी, वे दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गईं। आरव ने चारों ओर देखा और जब उसकी नजर रानी माधवी पर पड़ी तो अचानक उसके भीतर कुछ जाग उठा। उसके अंदर की सारी यादें लौटने लगीं। वह राजा शिवेंद्र था। रानी ने उसे जहर देकर मार दिया था। वह अब अपने ही राज्य में खड़ा था, लेकिन एक नए रूप में। रानी माधवी की नजर जैसे ही आरव से मिली, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तुम, वह बुरी तरह कांप उठी। अब पूरा महल चुप था। सौम्या ने धीरे से कहा, क्या यह संभव है? यह चेहरा, यह आंखें, यह पिताजी हैं? रानी माधवी अब पूरी तरह घबरा चुकी थी। उसने अपनी तलवार निकाली और चिल्लाई, यह सब बकवास है। यह लड़का झूठा है, कोई इसे मारो। लेकिन कोई भी सैनिक आगे नहीं बढ़ा। तब आरव ने खुद आगे बढ़कर कहा, रानी माधवी, तुम्हारे पापों का अंत आ गया है। अब अंतिम लड़ाई शुरू होने वाली थी। अब सूरजनगढ़ के महल में वह क्षण आ चुका था जिसका इंतजार सभी को था। रानी माधवी, जो इतने वर्षों से छल, षड्यंत्र और क्रूरता से शासन कर रही थी, अब अपने ही दरबार में घिरी हुई थी। राजा शिवेंद्र का पुनर्जन्म आरव अब उसके सामने खड़ा था। राजकुमारियां सौम्या और मृणालिनी अपने पिता की हत्या का बदला लेने को तैयार थीं। जनता विद्रोह कर चुकी थी और महल के द्वार पर खड़ी थी। अब यह केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं था, यह न्याय और अन्याय के बीच की अंतिम लड़ाई थी। महल के अंदर सन्नाटा छा गया था। रानी माधवी की आंखें चौड़ी हो गई थीं, उसका शरीर कांप रहा था और वह लगातार आरव को घूर रही थी। नहीं, यह असंभव है। तुम राजा शिवेंद्र नहीं हो सकते। मैंने तुम्हें अपने हाथों से मार दिया था। लेकिन उसके शब्दों में अब वह पुराना विश्वास नहीं था। वह देख सकती थी कि आरव की आंखों में वही तेज था जो कभी राजा शिवेंद्र की आंखों में होता था। रानी ने चारों ओर देखा। अब तक जो मंत्री और दरबारी उसके इशारे पर चलते थे, वे भी चुपचाप खड़े थे। सैनिकों ने भी अपनी तलवारें झुका ली थीं। नहीं, तुम सब डरपोक हो। मैं अभी भी इस राज्य की रानी हूँ। मैं आदेश देती हूँ कि इस धोखेबाज को पकड़ लिया जाए, लेकिन कोई भी हिला तक नहीं। अब वह पूरी तरह घिर चुकी थी, लेकिन रानी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। रानी ने देखा कि अब उसके पास सीधे युद्ध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वह धीमे से अपने सबसे भरोसेमंद दास केशव के पास गई और फुसफुसाई, महल के गुप्त हिस्सों में आग लगा दो। जब यह सब जल कर राख हो जाएगा, तब मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। केशव ने पहले हिचकिचाया, लेकिन फिर उसकी आंखों में लालच चमक उठा। रानी ने अचानक अपनी तलवार खींची और सीधा आरव पर हमला किया, लेकिन आरव पहले से तैयार था। उसने तेजी से एक सैनिक की तलवार झपट ली और रानी के वार को रोक दिया। अब पूरे महल में तलवारों की टकराहट गूंजने लगी। रानी के कुछ वफादार सैनिक अब भी उसके साथ थे और उन्होंने विद्रोही सेना पर हमला बोल दिया। सूरजनगढ़ के गलियारों में अब अंतिम युद्ध शुरू हो चुका था। सौम्या और मृणालिनी पीछे नहीं हट दोस्तों, आज की हमारी दूसरी कहानी कुछ यूं है और सीधे रानी के प्रमुख सेनापति देवदत्त पर हमला किया। दोनों के बीच जबरदस्त युद्ध हुआ। देवदत्त तलवारबाजी में निपुण था, लेकिन मृणालिनी की फुर्ती उसके लिए नई थी। उसने तेजी से वार करते हुए देवदत्त को पीछे धकेल दिया। एक आखिरी वार के साथ उसने उसकी तलवार नीचे गिरा दी। यह न्याय की जीत होगी, मृणालिनी ने कहा और सेनापति देवदत्त घायल होकर गिर पड़ा।
इसी बीच केशव ने महल के गुप्त हिस्सों में आग लगा दी। धीरे धीरे पूरे महल में धुआं भरने लगा। सैनिक और दरबारी घबराकर इधर उधर भागने लगे। रानी माधवी ने इस अराजकता का फायदा उठाने की कोशिश की। अब मेरा खेल खत्म नहीं हुआ। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं फिर से सत्ता पा सकती हूँ। वह महल के गुप्त रास्ते की ओर भागी, लेकिन तभी उसके सामने आरव, सौम्या और मृणालिनी खड़े हो गए। रानी माधवी अब अकेली थी। उसने एक आखिरी बार तलवार उठाई, लेकिन अब उसकी आंखों में डर था। न्याय का अंत कभी नहीं हो सकता माँ, सौम्या ने कहा। रानी ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक महल की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। वह धुआं धुआं हो चुके दरबार में गिर गई। नहीं, लपटों में घिरी रानी माधवी अपने ही षड्यंत्र की शिकार हो गई। रानी के अंत के साथ अब राज्य नई दिशा में बढ़ने के लिए तैयार था। आरव ने धीरे धीरे राजा शिवेंद्र की पूरी यादें वापस पा लीं। सूरजगढ़ के लोग खुशहाल जीवन की ओर लौट आए। सौम्या और मृणालिनी ने शासन को सुचारू रूप से चलाने का प्रण लिया। अब सूरजगढ़ फिर से समृद्धि की ओर बढ़ रहा था। इस कहानी ने साबित कर दिया कि अन्याय और धोखे की उम्र छोटी होती है। सच्चाई कितनी भी दबा दी जाए, वह सामने आ ही जाती है। राजा मर सकते हैं, लेकिन न्याय की भावना कभी नहीं मरती। अब सूरजगढ़ में शांति, प्रेम और समृद्धि का नया युग शुरू हो चुका था। यह कहानी केवल एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि जब तक कोई अन्याय के खिलाफ खड़ा होने को तैयार है, तब तक बुराई कभी जीत नहीं सकती। लालच और सत्ता का नशा अंततः विनाश की ओर ले जाता है। सच्चाई और अच्छाई भले ही देर से जीतें, लेकिन अंत में उनकी ही विजय होती है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें।